औरतों के लिए एक भी शौचालय नहीं है, स्वच्छता गृह नहीं है, जबकि 2,500 सिर्फ पुरुषों के लिए पेशाबघर बने हैं, उसमें से 0 यूरिनल्स, ये भी एक नंबर है, 0 औरतों के लिए बना है, 0। क्या ये शर्म की बात है या अभिमान की बात है? आप ही बताइए। भाजी विक्रेता होती है जो भाजी बेचती है, वो पेशाब नहीं जाती। अगर मुझे बहुत जोर से मतलब टॉयलेट लगी है, पेशाब लगी है, 2-3 घंटे से मैं टॉयलेट ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो इससे क्या होता है? यूरिनल इन्फेक्शंस, कभी कभी किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कभी हम पानी नहीं पीते कि मुझे अगर बीच में पेशाब आ गई तो मैं क्या करूँ। हमने सर्वे के दौरान बहुत सारे ऐसे टॉयलेट देखे हैं, मतलब एक दिख रहा है वो व्हाइट टॉयलेट है, लेकिन वो इतना गंदा है कि मतलब वो उसका जो व्हाइटपन था वो पूरा ब्लैकिश। जो मुख्यमंत्री थे उनका जो बंगला था उसके बाहर हमने मोर्चा निकाला था, टमरेल मोर्चा निकाला था, और उनको मतलब कोई हमें सीरियसली नहीं ले रहा था, हमें जो कहना है वो हमें उनको बताना था। तो हमने ये स्ट्रेटेजी की कि अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं, नहीं वो टाइम दे रहे हैं, तो हम उनके घर के बंगले के बाहर पेशाब करेंगे खुले में। फिर फटाक से सब कुछ हिल गया, फिर हमें अपॉइंटमेंट मिली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मुझे बहुत अच्छा लगा राइट टू पी कैंपेन के बारे में जो भी आज कन्वर्सेशन हुआ, पॉडकास्ट हुआ है ये चैनल पे, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली यहाँ पे आके। तो आप भी ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, और अतुल ताईशेटे इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और राइट टू पी कैंपेन तक पहुँचने के लिए आप ज़रूर हमसे मिलिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। Conversations with Atul. हाय, आज आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने घर से निकलिए, किसी अपनी गाड़ी या बाइक या बाहर जाके एक ऑटो पकड़िए और किसी भी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाते रहिए। और 10 किलोमीटर जाते हुए रास्ते के लेफ्ट और रास्ते के राइट में देखते जाइए। मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि इन 10 किलोमीटर में आपको बहुत सारे मर्द पेशाब या टॉयलेट करते हुए दिखेंगे। आपने कभी सोचा ये इतना आसान क्यों होता है मर्दों के लिए कि अगर जोर से पेशाब आ गई, टॉयलेट आ गया, तो आप साइड में हो जाओ और आप टॉयलेट कर लो। लेकिन क्या यही सुविधा औरतों के लिए है? नहीं है। औरतें ऐसा नहीं कर सकती। क्या हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है? आज अगर हम शहरों में देखें तो चलो फिर भी आप एक बर्गर किंग, एक मैकडोनल्ड्स, एक मॉल कहीं ना कहीं जा सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो गांव में रहती हैं, छोटे टाउन्स में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, मतलब जो बहुत सारे छोटे एरियाज में रहती हैं, वो कहाँ जाए? एक रिसर्च है जो बताता है कि जिन औरतों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि अरे अगर टॉयलेट आ गया, पेशाब आ गई तो कहाँ जाए, तो वो अपने घर से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं निकलती। ये एक तरह का शोषण ही है। और इसका मतलब ये भी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट जेंडर रिसोर्स को हम उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे जिस तरह से हम मर्दों को यूज़ करते हैं। काम के लेवल पे, हर इस लेवल पे, सिर्फ इसलिए, और इतना छोटा सा लगने वाला प्रॉब्लम ये कितना बड़ा नुकसान कर जा रहा है, क्योंकि एक औरत इतनी आसानी से उसके पास टॉयलेट्स का एक्सेस नहीं होता है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लगता छोटा है लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसकी समझ सोसाइटी में है नहीं। इसीलिए आज हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई आया है। इनका नाम है किरण तेजराव खांडेराव। ये आई है राइट टू पी ऑर्गेनाइजेशन से, और ये यहाँ पे टीम लीडर और फैसिलिटेटर है। किरण जी बताइए, प्रॉब्लम क्या है? जब भी हम अगर घर से बाहर निकलते हैं, मतलब मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे रोज़ाना लाखों की भीड़ में औरतें अभी काम पे निकल रही है, लेकिन काम के जाते वक्त, घर से लौटने के टाइम, क्या उन्हें टॉयलेट की फैसिलिटी इतनी आसानी से मिल पाती है? अगर मिल भी गई, क्या वो क्लीन होती है? क्या वो फ्री होती है? क्या वो सेफ होती है? ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसी के लिए राइट टू पी कैंपेन शुरू हुई है, इसी मुद्दों को लेके 2011 में।
और तभी 33 ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके उनकी तरफ से ही ये मुद्दा निकल के आया है कि महिलाओं के लिए ये सुविधा क्यों नहीं है। अगर पुरुषों के लिए ये सुविधा आसानी से मिल रही है तो महिलाओं ने क्या मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ अलग है जो अटका है। ऐसी कौन सी बात है जो अड़ रही है कि महिलाओं के लिए ये सारी सुविधा नहीं मिल रही है। तो तभी से ये कैंपेन शुरू हुई है जिसमें हमने लगभग 129 पब्लिक टॉयलेट का हमने सर्वे किया था। एक डेटा हमने निकाला था जहाँ पे मतलब किसी भी मतलब हमने देखा था कि 2500 पेशाब घर पुरुषों के लिए बने थे, स्ट्रक्चर थे जो सामने प्रेजेंस थे, लेकिन महिलाओं के लिए 0 शून्य मुताऱ्या महिलांसाठी होत्या, 0 पेशाबघर महिलाओं के लिए थे। तो तभी से ये कैंपेन शुरू हुई है और अभी फिर हमने उसके बाद बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स भी फिर से एक बार कवर किए हैं, रेलवे स्टेशंस के टॉयलेट के सर्वे किए हैं, ए वार्ड के टॉयलेट के सर्वे किए हैं। ऐसे सर्वे करते करते बहुत सारे टॉयलेट के प्रॉब्लम्स निकलते आए हैं और पता चला है कि अरे बाबा मुंबई में तो सैनिटेशन के ऊपर पॉलिसी ही नहीं है, कोई धोरण ही नहीं है कि जिसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो। तो फिर इसके बाद राइट टू पी कैंपेन शुरू होने के बाद 1 साल बाद जब न्यूयॉर्क टाइम्स इसकी दखल लेता है इस कैंपेन की, तब जाके इंडिया की देश भर की मीडिया जागी होती है कि बाबू मुंबई जैसे सोने के शहर में, सोने की नगरी हम जिसे बोलते हैं, मुंबई मेरी जान, उसमें सैनिटेशन पॉलिसी नहीं है और महिलाओं के लिए स्वच्छता गृह भी नहीं है। तो ये बहुत ही खेदजनक बाब है, बहुत ही मतलब लाजिरवाणी गोष्ट म्हणतो आपण याला, बेशर्मी की बात है। और अभी जब हम यहाँ पे देखते हैं और तभी ये सफ़र जो शुरू हुआ था महिलाओं के पेशाब घर को लेके, और अभी हम लोग बस्ती के टॉयलेट जो है कम्युनिटी टॉयलेट्स, इसके ऊपर ये सफ़र अभी आ ठहरा है। ये सब सॉल्यूशंस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी तो सॉल्यूशन लेवल पे आ मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बेसिक से चलते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशंस पे भी आएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे जब एक औरत को एक बेसिक सैनिटेशन, बेसिक हाइजीन, एक बेसिक सिंपल थिंग, हम लोग इसको राइट टू पी कहते हैं जो एक अंग्रेजी शब्द है, यू नो, बट शायद ये कहीं इसका कल्चरल नुआंस है कि हम लोग इसे पेशाब नहीं कहना चाहते, यू नो, एक क्रूड वर्ड है इसलिए नहीं यूज़ करते लोग, टैबू है वो वर्ड। जबकि वो अगर एक्सेप्टेबल हो जाएगा वो वर्ड तो शायद लोगों को समझ में आएगी प्रॉब्लम क्या है, यू नो। सो वो उस तरह से, तो जो भी आपका रिसर्च है, जो भी आपका ये समझ है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया होगा अब तक, इसमें क्या नुकसान है देश का या औरतों का, इसमें क्या बेसिक नुकसान है कि जो एक छोटा सा प्रॉब्लम लगता है कि एक औरत को टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इससे क्या क्या नुकसान है? नुकसान सबसे पहला तो ये जो मतलब इट्स वेरी कनेक्टेड टू आवर बॉडी, राइट, फिजिकल मुद्दा है, हमारा शारीरिक मुद्दा है। अगर मुझे बहुत ज़ोर से मतलब टॉयलेट लगी है, पेशाब लगी है, 2-3 घंटे से मैं टॉयलेट ढूंढ रही हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ज़बरदस्ती मुझे बॉडी में रुकाना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, यूरिनल इन्फेक्शंस बहुत बड़ी मतलब मेजॉरिटी इस प्रॉब्लम्स में है। बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स मतलब हुई भी है कि पेशाब रोकने से ये सब चीज़ें होती है। कभी कभी किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कभी हम पानी नहीं पीते कि मुझे अगर बीच में पेशाब आ गई तो मैं क्या करूँ। अगर मुझे कहाँ पे घूमने जाना है, 8 घंटे का सफ़र है, अगर मुझे बीच में टॉयलेट नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इससे पहले की प्रिकॉशन क्या है कि पानी ना पियो, पानी नहीं पियोगे तो टॉयलेट ही नहीं आएगी, तो पेशाब कहाँ से आएगी। तो आप डिहाइड्रेट भी हो रहे हो। यस बिल्कुल, जो बॉडी को बहुत नुकसान तो करता है, पानी की जो ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती उस टाइम, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो अगर हम देखते हैं, जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं, अपनी भाजी विक्रेता होती है जो भाजी बेचती है, रास्ते पे जो सब्जियां बेचती है औरतें, वो पेशाब नहीं जाती है, नहीं जाती है। ये भी हमने सर्वे किया है, ये भी हमने मुलाकात उनकी इंटरव्यूज भी लिए हैं, वो नहीं जाते हैं क्योंकि कभी एक तो पहली बात तो चार्जेस बहुत होते हैं, 3-4 रुपये। मतलब एक साइड पे हम कहते हैं कि पेशाब घर फ्री में है, लेकिन एक्चुअल वैसा नहीं होता है, उनको चार्जेस देना पड़ता है क्योंकि जो काउंटर पे बैठा आदमी होता है उसको क्या पता है कि अंदर जाके महिला क्या करेगी, 1 नंबर या 2 नंबर टॉयलेट के लिए जा रही है, किसी और के लिए जा रही, तो उसका तो चार्ज उसे देना पड़ता है। क्योंकि औरतों के लिए ऐसा है कि कॉमन स्ट्रक्चर है, औरतों के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर है, मर्दों के लिए अलग स्ट्रक्चर है। पेशाब घर बाहर है, औरतों के लिए अंदर ही जाना है, उनको अंदर ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। तो इसके लिए क्या हो रहा है, क्लोज डोर के लिए। यस। और दूसरी बात यह है कि वो पानी नहीं पीती, अपने साथ बॉटल भी कैरी नहीं करती। अगर बहुत प्यास लग भी गई
तो यहाँ पे मतलब रास्ते पे कभी कूलर भी नहीं लगे होते कि वो फ्री का पानी मिले, मुफ्त का पानी मिले, तो बिस्लेरी या फिर कोई भी पानी का बॉटल लेना पड़ेगा, उसमें ही 20-30 रुपये चला जाएगा, फिर मजदूरी क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और क्या मतलब, और एक जनरल एक जो रिसोर्स का नुकसान है देश का कि एक औरत उस लेवल पे 100% एफिशिएंसी लेवल पे काम नहीं कर पा रही, ये भी तो नुकसान ही है। Yes. आप एक पूरा एक 50% जो जेंडर है उसका हेल्थ का नुकसान है, ये भी तो एक बहुत बड़ा, अगर बहुत हम बड़ा। एक मैक्रो लेवल पे, एक बड़े लेवल पे अगर देश के लेवल पे देखें तो ये भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जो मेरे ख्याल से आप ही का रिसर्च है कि 3 घंटे से ज़्यादा वो नहीं जा पाती, मतलब अगर उसको टॉयलेट का एक्सेस नहीं है तो वो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं निकलती या तभी पानी नहीं पीती, तो वो उतना ही काम कर पाएगी, फिर वो ढूंढेगी, फिर जाएगी, ये भी एक इशू उसके है। बाद ऑटोमेटिक फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं, तो कभी कभी एडमिट भी करना पड़ता है, सलाइंस वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें हुई है। मतलब सही ये बात। बहुत ही क्रिटिकल भी है, सीरियस भी है, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, उतना सेंसिटिव, उतनी समझ भी अभी किसी में नहीं है कि बाबा पेशाब करना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। हम बोलते हैं अरे क्या है, कॉमन है, रुका दो यार, चलेगा, अभी नहीं किया बाद में तो करेंगे, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नेचुरल है, जब उसका टाइम है तो आपको जाना है, इट्स अ नेचर कॉल, तो आपको जाना है। और हाइजीन का भी तो बड़ा इशू है ना, बहुत मतलब बड़ा कहीं पे भी, क्योंकि शायद एक चीज़ जो हमको फिजियोलॉजी में, जो मैन और वुमन की फिजियोलॉजी में फ़र्क है, जो काफ़ी लोगों को बात नहीं करनी, एक बेसिक सेक्स लेवल पे बात नहीं करनी है कि जो मर्दों का जो ऑर्गन होता है वो बंद रहता है, मतलब सो द इन्फेक्शन चांसेस आर लेस, यस, इन्फेक्शन का चांस काफ़ी कम रहता है, लेकिन औरतों का वही ऑर्गन काफ़ी खुला रहता है, तो Yes. उसमें अगर आपकी हाइजीन नहीं है वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस होता है, तो वो हाइजीन का भी इशू है ना इसमें। यस यस, बिल्कुल बरोबर आपने सही कहा है। जैसे कि अगर मतलब बहुत ही मुश्किल आई है, मुझे कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर मैं किसी जंगल में किसी खुली जगह पे जाती हूँ जो सेफ नहीं है, लेकिन दैट इज़ वेरी अनहाइजेनिक, अगर वो बहुत ही गंदी जगह है लेकिन मुझे करनी है वहाँ पे, तो मैं करूँगी, बिकॉज वो उस टाइम मेरी नीड है, मुझे ज़रूरत है करने की। अगर मैं नहीं कर पाई तो शायद मेरी बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है, अगर मैंने वो किया तो मुझे इंटरनल जख्म भी हो सकते हैं, उससे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि यूरिनल डिजीज होती है, तो वो बहुत बड़े चांसेस होते हैं उस टाइम बढ़ने की। उसके बाद मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद सहा है, मैं खुद इसमें से गई हूँ, मतलब बहुत टाइम ऐसे हुआ है कि टॉयलेट करने की जगह नहीं मिलने की वजह से मैंने खुले में भी पेशाब की है, तो मुझे वो इन्फेक्शन हुआ है, और उससे रिकवर होने के लिए मुझे बहुत साल लगे, 2-3 साल ऑलमोस्ट। ओह, यस, इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज वो बहुत नाजुक जगह होती है, और उसको रिकवर करने के लिए आपको टाइम टू टाइम गोलियाँ, मेडिसिन को फॉलो करना ही पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको हाइजीनिक भी बहुत रहना पड़ता है। और अगर मतलब ऐसी कंडीशन अगर उसी पीरियड में दौरान दोबारा आ गई तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, और उसका भी आपको केयर उतना ही करना पड़ता है, उतनी ही आपको जिम्मेदारी भी होती है कि आपको मतलब एक सही स्ट्रक्चर में ही आपकी वो ज़रूरत करनी है, अगर नहीं मिलती है तो शायद वो दोबारा मेरे साथ हो सकता है। प्लस ये भी है ना कि जो टॉयलेट्स होते हैं, जो औरतों के लिए जो टॉयलेट्स होते हैं, अगर वो अनहाइजीनिक है तो बाहर करना ये अलग एक चीज़ है, उससे भी तो बड़ा प्रॉब्लम है। यस, और हमने सर्वे के अगर दौरान वो क्लीन नहीं किए हैं, वैसे बोल रहा हूँ। बहुत हमने सर्वे के दौरान बहुत सारे ऐसे टॉयलेट देखे हैं, मतलब एक दिख रहा है वो वाइट टॉयलेट है, लेकिन वो इतना गंदा है कि मतलब वो उसका पूरा जो डिज़ाइन है, उसका जो वाइटपन था वो पूरा ब्लैकिश, लाइक ब्राउन कलर का मिट्टी वाला कलर उसको आ गया था, उसके ऊपर शेवाल जम गई है, शेवाल, हाँ, मॉस जम गई है, मतलब कीड़े मकोड़े है, गोम है, मतलब ऐसी पाल है, छिपकली है, विंडोज़ भी मतलब वेंटिलेशन नहीं है, विंडोज़ भी एकदम ऐसे कंजस्टेड है, कुछ हवा ही नहीं है, वेंटिलेशन कैसे होगा? यू कांट सीट मोर देन 2 minutes इन दैट टॉयलेट। और उसमें से फिर वो मतलब जो अपना टॉयलेट का जो सीट होता है वो भी मतलब टूटे हुए हैं, अब उसमें मतलब पैर ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है। डस्टबिन तो होता ही नहीं है, तो पैड्स इधर ही उधर गिरे पड़े होते हैं, जो पैड्स रैप करके भी नहीं फेंके जाते, वो ऐसे ही खुले में फेंके जाते हैं, जिससे और इन्फेक्शन और हवा दूषित हो जाती है, वही हवा वही सांस हम बॉडी में ले लेते हैं, तो उससे क्या क्या हो सकता है ये भी हम थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन ये अभी जैसे कोई भी फैमिली है, उसमें मर्द है, उसमें औरतें हैं, ठीक है,
तो हर फैमिली में है, मतलब अगर 2 मर्द है तो 2 औरतें हैं, ये जनरल रूल अगर हम लोग ऐसा पकड़ते हैं किसी भी रिलीजन में, किसी भी हर चीज़ हर एक के फैमिली में ये है, फिर भी ये प्रॉब्लम कैसे नहीं समझा जा रहा है? मतलब वही लोग हैं जो चला रहे हैं, तो भी क्यों नहीं समझा जा रहा है? क्योंकि वो मानसिकता ही वैसी बनी है ना कि मतलब औरतों का प्रॉब्लम है ना, ठीक है, उसमें क्या है, वो तो होता ही है, उनको नॉर्मल है ये, इतना हाइपर होने की क्या बात है, इतना इशू करने की क्या बात है? अगर वही मर्दों को होता है, वही पुरुषों को होता है, नहीं बाबा, वी हैव टू एडमिट इट, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बट अगर औरतों की वहाँ पे अगर पेट दुखने की भी बारी आती है तो वो ऐसा ब्लैंकेट लेके पुरुषों की तरह सो नहीं सकते अपने बेडरूम में, उसे काम वैसे ही करना है जैसे वो रोज खाना करती भी है। बनाना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है, और उसे कोई पूछेगा नहीं कि वो तेरा कुछ दुख रहा है, आर यू ओके, कुछ नहीं, शी सेड नहीं कुछ नहीं, वो तो दुखता ही है, उसमें क्या इतना, क्योंकि वो भी उसने भी वो आदत डाल रही है कि हाँ ठीक है मेरा ये दुख रहा है ना, सो इट इज एक्सेप्टेबल, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू केयर फॉर योर सेल्फ, देयर इज नो वन, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, आपको खुद को ही अपनी देखभाल करनी रहती है, करनी पड़ती है। मुझे एक चीज़ जो बड़ी स्ट्रेंज लगी जो आपने बोला कि इंडिया में जब हमने बहुत कोशिश की, बहुत हल्ला मचाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने जब बोला कि अरे ये प्रॉब्लम है इंडिया में और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो सडनली सब लोग जाग गए। यस, जबकि औरतें भी उठा सकती थी, जो वुमेन जर्नलिस्ट हैं इन्हीं न्यूज़पेपर्स की, जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं। तो कहीं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों चाहिए? मैं बोल रहा हूँ औरतों को तो समझ में है, तो वो क्यों नहीं उठा पा रही? तो इसका रीज़न क्यों, मुझे वैसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसका रीज़न ये है कि ये एट अ सर्टन लेवल, मतलब एक जनरल औरतों की प्रॉब्लम तो है, बट एक लेवल पे ये एक लोअर क्लास प्रॉब्लम भी है ज़्यादा, ये ज़्यादा अपर क्लास प्रॉब्लम है नहीं। मतलब अगर आप कुछ नहीं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, आप कुछ कर सकते हो जो आपको कोई रोकेगा नहीं, अगर आप अपर क्लास हो या मिडिल क्लास थोड़ा सा अपवर्ड्स हो, आप जा सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है। जबकि एक लोअर क्लास औरत है जो शायद मेड है या किसी के घर पे काम करती है, तो उसकी वो हिम्मत नहीं होती कि उसी स्पेस में घुसे, जैसे एक मॉल में भी घुसे और मॉल में जाके एक टॉयलेट यूज़ करे, उसकी उतनी भी हिम्मत नहीं होती, जबकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन वो एक मेंटल ब्लॉक है उसका। तो ये ऐसा है क्या, और इसका क्या मतलब, ये भी एक इशू है कि क्योंकि ये एक लोअर क्लास, ज़्यादातर ये एक लोअर क्लास प्रॉब्लम है, इसलिए इसे उस लेवल का इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब एक क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबका प्रॉब्लम है। इसमें मुझे थोड़ा एक बोलना था, क्योंकि जब बात आती है औरतों की, तब जैसे कि आपने कहा कि कोई अगर घर में नौकरानी है या फिर कोई भी है, उसी घर में वो काम करती है, लेकिन उसको ये स्पेस नहीं दी जाती है, और वो लेती भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई अलाउड ही नहीं करेगा अगर मैं इनका वॉशरूम या कुछ यूज़ करूँगी, क्योंकि उतना इंटरेक्शन, उतना फैमिलियर उसको उस घर में नहीं उसका उस तरीके से माहौल उसको नहीं दिया जाता है। फिर उसमें हमने ऐसा भी देखा है कि मतलब 2 घंटे का अगर काम होता है, क्योंकि बहुत सारी औरतें जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो घर काम ही ज़्यादातर उनका रोज़गार का काम है, क्योंकि वहाँ पे कोई और रोज़गार का कोई है ही नहीं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि घर काम ही वो लोग करते हैं। तो 2 या 3 घंटे वो आराम से कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत कम फैमिलीज़ है जो उनको अलाउड करेगी कि आप हमारा वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। और ये हमने देखा है ये डिफरेंस को, और ये महसूस भी किया है। लेकिन वो कहते हैं ना मेंटालिटी, अपर क्लास लोगों की मेंटालिटी ही वही है। नहीं बाबा, ये तो बाहर के तो है ना। हाँ, क्लास नहीं, प्रॉब्लम आपने स्टार्ट में कहा कि क्लास का है नहीं, क्लास का प्रॉब्लम मेंटालिटी में है, ना कि राइट टू पी की कैंपेन के तहत है। नहीं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल, बट ये हाँ, एक आप इसको हम डिस्क्रिमिनेशन अगर बोलेंगे तो सही रहेगा। हाँ, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मर्दों से नहीं हो रहा है, नहीं बिल्कुल, वो हर तरफ से हो रहा है। एक क्लास लेवल का प्रॉब्लम भी है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है कि आप औरतों को अलाउ नहीं, मतलब आपके घर में ही एक औरत आती है और आपको उसी का प्रॉब्लम का समझ नहीं है कि ये प्रॉब्लम है उसको, ये भी तो हो सकता है। तो कहाँ आती है इस सब में ये जो राइट टू पी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है? ये मुझे तो जनरली मुझे ये कहना था कि क्योंकि हमने क्लास की बात की, तो ये जो नाम है राइट टू पी, मुझे लगता है इसका ये जो पी है, ये जो जिस स्ट्रैटा को आप एड्रेस कर रहे हो, जो एक लोअर क्लास
स्टार्ट है। लार्जली जो लोअर क्लास प्रॉब्लम है उनको पी ये शब्द समझ में आ रहा है क्या? और ये ऐसे मैं ये कहना चाहता था कि ये लैंग्वेज का भी तो इशू है कि अगर हम इसको एक एक्सेप्टेबल कर दे उस वर्ड को कि मुझे मेरे पेशाब करने का हक मिलना चाहिए। अगर एक औरत कहती है क्योंकि अब जनरली ये हो जाता है कि ये क्रूड वर्ड है, जैसे सेक्स एजुकेशन में से लोग सेक्स सेक्स सुन के ही भूल जाते हैं, जबकि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उसमें। तो वो सेक्स सुन के उनको नहीं कराना, अपने बच्चों को नहीं देना उनको सेक्स एजुकेशन, ऐसा ये फैक्ट है जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। पी जो ये वर्ड है ना, मतलब अभी जिस तरीके से हमने इतने सालों से हम लोगों से जुड़े हैं वो एकदम फैमिलियर हो चुका है, क्योंकि जब हम पहले लोगों से मिले एज अ राइट टू पी करके कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और अभी जब हम लोगों को मिल रहे तो मतलब उनको एकदम इंटरेक्शन बहुत बढ़ चुका है। राइट टू पी ये उनको अभी अपना सा लग रहा है, क्योंकि उसी क्षेत्र से है, उसी क्षेत्र से आते हैं और उसी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही फैमिलियर अभी वर्ड लग रहा है। तो राइट टू पी यानी पेशाब का अधिकार, और ये भी अधिकार होता है जब लोगों को ये कैंपेन के तहत पता चला कि पेशाब का अधिकार भी होना चाहिए, और ये होता है लेकिन हम लेते नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट ये होता है, दिस इज एग्जिस्ट। जब ये उनको रियलाइज होता है तब हमें उनको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको इस कैंपेन में आना है या आपको इस कैंपेन में जुड़ना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि लोगों के साथ जुड़ना, लोगों का विश्वास एक हम पे बना है कि इस कैंपेन के तहत कुछ तो होगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। एज अ CBO अगर मैं टॉयलेट चला रही हूँ तो इस कैंपेन के तहत कुछ तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी अच्छी है नहीं कि एक चुटकी में सब कुछ हमें हमारी झोली में लाके डाल दे कि भाई ये लो और आपका टॉयलेट आप चला लो अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर ये सब अच्छा होता तो शायद ये कैंपेन भी शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आई है वो कहाँ से आई है, क्या इसकी शुरुआत है, और कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ, कौन इन्वॉल्व थे स्टार्ट में, ये क्या है, ये स्टोरी क्या है, कि किसको ये सूझा कि अरे ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं कोरो के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। कोरो कमिटी ऑफ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो पिछले 35 सालों से महाराष्ट्र और राजस्थान में काम कर रही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक मुद्दा है, फिर अपना सैनिटेशन का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सिंगल वुमेन का मुद्दा है, फिर ग्रास रूट लीडर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जेंडर का काम हमारा हो रहा है, मीना राजू मंच करके स्कूलों में काम हो रहा है। तो हर एक महाराष्ट्र और राजस्थान के हर एक गांव में कोरो बसा है। इतने सालों से अगर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे फेलोशिप का, कोरो के तहत फेलोशिप का भी काम होता है जिसे हम GLODP कहते हैं, ग्रास रूट लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत साल भर की एक फेलोशिप दी जाती है। जो ग्रास रूट में जो संस्थाएं काम करती है उनको ये फेलोशिप दी जाती है। उसके अंतर्गत ऐसे सालों भर में बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कोरो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अपने संविधान के बेस पे जितना भी काम होना चाहिए तो उस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिक चीज़ें होती है जो लोगों को पता भी नहीं होती कि कैसे करनी चाहिए, तो उसके ऊपर प्रशिक्षण होते हैं, कुछ असाइनमेंट होती है, फिर ये फेलोशिप उनको मिलती है। तो इसके अंतर्गत ही एक राइट टू पी करके एक कैंपेन अभी उभरी है जो 2011 साल में शुरू हुई थी। ऐसे ही ग्रास रूट लेवल की ऐसे ही महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ी थी। 33 ऑर्गेनाइजेशन साथ में थे 2011 में, और उन्होंने वहाँ से एक मुद्दा है था। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी, हर तरह की डोमेस्टिक वायलेंस, यस उसमें बहुत सारी, मुंबई की भी थी, नाम अक्षरा थी, स्नेहा थी, मतलब ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, कोरो भी थी उसमें। तो फिर उसके बाद ये कैंपेन, मतलब महिलाओं से ये मुद्दा निकल के आया कि बाबा जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पेशाब घर, टॉयलेट की जो सुविधा है इतनी आसानी से नहीं मिल पाती जितनी पुरुषों के लिए मिलती है। तो ये मुद्दा फिर वहाँ से उठ के आया कि जब भी हम कोई पब्लिक टॉयलेट या कोई भी इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक शौचालय, वो बहुत ही गंदा होता है सबसे पहली बात, और वो फ्री नहीं होता है, उसके चार्जेस बहुत रहते हैं, सेफ नहीं रहता है, जैसे भी मैंने पहले कहा था। तो इन सारे मुद्दों के लेके कुछ तो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट इन बातों से एकदम अनजान थी, उनको पता ही नहीं था कि ये टॉयलेट का भी एक मुद्दा होता है। गवर्नमेंट का काम ही ऐसे बांध के दे दो, लेकिन वो कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो नहीं बताती है। वो जो आदमी उसको कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसका क्या काम रहता है, जो बाहर बैठता है लड़का जो 2-4 रुपए लेता है? हाँ, अभी मैं इसमें आपको थोड़ा बताना चाहूँगी।
एक्चुअली जब हमने सर्वे किया था ना, तब हमें भी ये बातें पता चली कि टॉयलेट सिर्फ सार्वजनिक शौचालय ही नहीं होता है, सुलभ का ही टॉयलेट नहीं होता है जहाँ पे हमने 2 रुपये दिया और हमने यूज़ करके आ गए। उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, 4-5 प्रकार के टॉयलेट हैं। सबसे पहले आता तो पे एंड यूज़ टॉयलेट, जो कभी भी मार्केट में पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं, जिसमें हम पैसा देते हैं और यूज़ करके वापस चले आते हैं। वो प्राइवेट आदमी वो का? प्राइवेट, वो बांधा भी प्राइवेटली रहता है? यस, बड़े बड़े कंपनियां वो बांधती हैं। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के यस बिल्कुल, मतलब बहुत सारा फेमस था, सुलभ इंटरनेशनल, ऐसा आपने कभी नाम भी सुना होगा, सुलभ शौचालय। तब वो टाइम बहुत मतलब वो बहुत उभर के आया था। फिर उसके बाद म्हाडा है, ये म्हाडा की गवर्नमेंट है। हाँ, ये गवर्नमेंट है म्हाडा का, मतलब ऐसा घर जैसा एक टॉयलेट बना रहता है, मतलब ग्राउंड लेवल का ही होता है, और आपने स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है कि ये म्हाडा का टॉयलेट है, क्योंकि उसका एक लोगो रहता है म्हाडा का, टॉयलेट के बाहर वो लगा रहता है। उससे आप जान जाते हो कि ये टॉयलेट म्हाडा का है, और बहुत गंदा रहता है, क्योंकि म्हाडा सिर्फ बांधने का ही काम करती है। और ऐसे अनगिनत टॉयलेट हमने देखे जो सिर्फ बांध के ऐसे ही पड़े। अगर लोगों को चाहिए तो लोग यूज़ कर लेंगे ना, उसमें क्या है, इतना अपना अपना पैसा निकाल के यूज़ कर लेंगे। फिर हमने सर्वे के दौरान ये जाना कि मतलब हर जो फैमिली ये म्हाडा के टॉयलेट्स यूज़ कर रही है, क्योंकि वो फ्री में होते हैं इसलिए उनको यूज़ करना पड़ता है। तो वो हफ्ते में एक आदमी आता है, कोई भी आता है, साफ करके चला जाता है, उनको पर फैमिली 20 या 50 रुपीज़ देना पड़ता है। तो ऐसे अगर जितनी फैमिलीज़ वो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो उतनी फैमिलीज़ वो पैसा निकाल के उस टाइम वो सफाई करने वाले लोग बंदे को दे देती है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ अपॉइंटेड केयर टेकर ऑफ अ टॉयलेट। जो बस्ती के लोगों ने खुद चुना है कि ये हमारा बंदा है तो ये टॉयलेट साफ करेगा। ये कोई बीएमसी का आदमी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है। बट म्हाडा का कोई आदमी नहीं करता है? नहीं, वो सिर्फ बांध के छोड़ देते हैं। रूल्स में भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका काम है बांधना, तो उनका काम ही वैसा है। उनका काम ही वैसा है। अच्छा, लेकिन अगर आपका काम है बांधना तो एटलीस्ट आप मेंटेन भी रखो ना। मेंटेनेंस तो बीएमसी का काम होगा ना, बीएमसी या जो भी एनएमएमसी। हाँ, या तो मैं जो वही तो बोल रही हूँ कि जिस अथॉरिटी के नहीं, अंदर वो म्हाडा का काम नहीं हो सकता, म्हाडा का काम बांधना होगा। और इसके बाद भी मतलब बहुत सारे हमारे एडवोकेसी हुई है कि अगर म्हाडा अगर टॉयलेट बांध रही है तो म्हाडा वो मेंटेन क्यों नहीं कर रही है। दैट इज ऑल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। म्हाडा और बीएमसी में ऐसे बहुत सारे फाइटिंग्स होती रहती है। खर्चा कौन उठाएगा? हाँ, खर्चा कौन उठाएगा? हाथ ऊपर कर ले, बांध के हाथ ऊपर कर ले। जब हमने बांध, जैसे बीएमसी कहती होगी कि हमने जब बांधा ही नहीं तो हम मेंटेन क्यों करें? दैट्स राइट। इज इट ट्रू? यस। और म्हाडा कहती है हमने, हमारा काम है बांधना, क्योंकि म्हाडा का एक्चुअली भी अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो, उनका काम है बांधना। आई थिंक सो, आई मीन यस, यू आर राइट। तो उनका काम बांधना है, तो उन्होंने बांध के रख दिया। अभी उन्होंने हैंड ओवर कर दिया जो भी लोकल बॉडी है जिसको ये संभालना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को हैंड ओवर नहीं करते, बस बांध के छोड़ देते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता कि यहाँ पे टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन चालू है। जब उद्घाटन होता है बांध के 2-3 सालों बाद, तब पता चलता है कि अरे हाँ बाबा, ये तो हमारे लिए टॉयलेट है, जहाँ पे डब्बा लेके जाओ, क्योंकि पहले से एरिया में पानी नहीं आता है। तो जब पानी आएगा, क्योंकि टाकी भी, पानी की व्यवस्था भी कुछ नहीं होती है, सिर्फ बांध के रखा। इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो वाटर। बीएमसी देगा हाँ, पानी, लेकिन टॉयलेट को पानी नहीं मिलता है। मैं घर की बात कर रही हूँ, मैं एरिया की बात कर रही हूँ। अगर लोगों को म्हाडा के टॉयलेट इस्तेमाल करने हैं तो लोगों को खुद पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ओके। तो वो घर से पानी लेके जाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई सफाई करने वाला बंदा आता है तो वो भी लोगों के घर से ही पानी लेता है और साफ करता है, जो भी उसको 1 बकेट 2 बकेट चाहिए। और तो पैसे लेता है उसके हर घर से? उसके वो 30 रुपए जो भी पड़ेगा वो उसका पैसा लेता है, क्योंकि टॉयलेट ही इतने गंदे होते हैं, हम पैर भी नहीं रख सकते। वो तो बेचारा साफ कर रहा है वो टॉयलेट पूरा, तो हम सोच सकते हैं कि उसकी भी कितनी मतलब मजबूरी रही होगी कि वो टॉयलेट साफ कर रहा है। और फिर तीसरा मुद्दा है कि बीएमसी का टॉयलेट, जो महानगर पालिका के फंड से टॉयलेट बनता है, उसकी भी हालत सेम ही है। ठीक है। और फिर चौथा आता है कम्युनिटी टॉयलेट। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम अंतर्गत लॉट 11 निकला था, लॉट 11। जैसे मतलब रास्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं, हर एक चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, वैसे टॉयलेट के लिए भी टेंडर निकलते हैं। तो अभी रिसेंटली लॉट 11 करके टेंडर निकला था, जिसमें बहुत सारे टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हुए थे। ये भी क्यों कंस्ट्रक्ट हुए थे, उसके भी पीछे 2018 का हमारा सर्वे है, उसके बाद की एडवोकेसी है, लोगों से मिलना है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। गवर्नमेंट आपको कितना सीरियसली लेती है जब आप ये लेके जाते हो? अभी तो थोड़ा ज्यादा लेती होगी, नहीं लेती? मैं बताती हूँ ना, गवर्नमेंट सीरियस लेने का तरीका, उनको लेने की क्या स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। जब पहली बार जैसे आप गए, अब आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2011 से शुरू है, जी। जब आप गए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और कहा कि ये हमारा प्रॉब्लम है, आप मर्दों के साथ डील कर रहे हो या औरतों के साथ डील कर रहे हो गवर्नमेंट में, या दोनों के साथ? सभी के साथ, मर्द जो भी, औरत? जिसको भी ये प्रॉब्लम है, राइट टू पी, यानी जिसको भी पेशाब आती है ना, वो हर एक जन इससे जुड़ा है। तो मुझे बस इसमें थोड़ा एक बोलना था
कि जब एक कैंपेन शुरू हुई थी, जब हमारा सर्वे डेटा सब रेडी था, रिपोर्ट्स रेडी थे, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं था, तब हमने क्या किया था, अपना ये जो मुख्यमंत्री थे उनका जो बंगला था उसके बाहर हमने मोर्चा निकाला था, टर्मरेल मोर्चा निकाला था, और उनको मतलब कोई हमें सीरियसली नहीं ले रहा था, हमें जो कहना है वो हमें उनको बताना था। तो हमने ये स्ट्रेटेजी की कि अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं, नहीं वो टाइम दे रहे हैं, तो हम उनके घर के बंगले के बाहर पेशाब करेंगे खुले में। बाप रे। यस। फिर फटाक से सब कुछ हिल गया, फिर हमें अपॉइंटमेंट मिली, फिर हमें तब तक गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही थी आपको? नहीं सुन रही थी। कितनी औरतें थी तभी? लगभग 50-100 औरतें थी। बाप रे। तो एटलीस्ट इस मजबूरी के लिए तो हमें वो अपॉइंटमेंट मिली उनके साथ काम शेयर करने की। ये प्रॉब्लम है औरतों के लिए। औरतों के लिए एक भी शौचालय नहीं है, स्वच्छता गृह नहीं है, जबकि 2500 सिर्फ पुरुषों के लिए पेशाबघर बने हैं, उसमें से 0 यूरिनल्स सिर्फ मुतारी 0, हम कहेंगे 0, ये भी एक नंबर है 0, औरतों के लिए बना है 0। क्या ये शर्म की बात है या अभिमान की बात है? आप ही बताइए। तब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद जब तरतूद निकली, जब पॉलिसी निकली, तब सैनिटेशन पॉलिसी में स्वच्छता गृह के लिए अलग से बजट ये किया, प्रोविजन उसमें, आपके मोर्चे के बाद? यस, उसमें फिर उसका प्रोविजन हुआ। लगभग कुछ 75 लाख का वो था कि बाबा अभी टॉयलेट बनेंगे। फिर 75 लाख का निकला, फिर 2 करोड़ का निकला, फिर 5 करोड़ का निकला, सिर्फ निकला कागज पे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 0। क्या बात फिर है? उसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जो 2016 में अपने यस, कन्वेंशन। तो जो बजटरी एलोकेशन हुआ 75 लाख का और 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, वो पैसा यूज ही नहीं हुआ, आप कह रहे हो? यस। उसके बाद कुछ टॉयलेट बने नहीं, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई, पेशाब घर भी नहीं बने औरतों के लिए, सिर्फ वो कागज पे था। तो 0 ही रहे फिर? 0 ही रह गया। क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स ये था जो मैंने कहीं पढ़ा था कि चर्चगेट स्टेशन पे जो एक 30,000-50,000 महिलाएं रोज क्रॉस करती हैं वो स्टेशन, वहाँ सिर्फ 6 टॉयलेट्स हैं। यस। अभी कितने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन तभी अभी बड़े हैं, अभी 5 और 5, अभी तो 10 है, दुगनी ही बढ़े, ज्यादा नहीं बढ़े, Okay. लेकिन लोक संख्या उतनी है, औरतें उतनी आती है। हाँ। लेकिन वहाँ पे भी तो रेलवे स्टेशन के अंडर भी अगर वो टॉयलेट है, वहाँ पे भी तो चार्ज लिया ही जाता है, वहाँ पे कोई फ्री सुविधा नहीं है। क्योंकि अगर रेलवे के अंडर वो टॉयलेट आता है, जब हम रेलवे टिकट्स निकाल के अगर ट्रैवल करते हैं, तो रेलवे के अंडर आने वाला टॉयलेट्स फ्री क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मेट्रो में होता है। यस। क्योंकि मेट्रो में तो होता है टॉयलेट फ्री और बहुत वेल केप्ट क्लीन होता है वो हाँ, क्योंकि टॉयलेट। वहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने वो जवाबदारी ली है, इसलिए वो क्लीन है। Right. यहाँ पे कौन लेगा? और आप चर्चगेट स्टेशन की बात कर रहे हो, आप कभी हार्बर लाइन पे आइए, चेंबूर, ट्रॉम्बे, मानकुर्द, एम वार्ड जरा देखिए, आपको स्टेशन के ऊपर के टॉयलेट्स बंद दिखेंगे, क्योंकि वो मेंटेन करने के लिए लोग नहीं है। अगर लोग हैं तो पानी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है वहाँ पे, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, तो टॉयलेट के लिए पानी तो दूर की बात है। और हम अभी जो बात कर रहे हैं वो शहरों की बात कर रहे हैं। यस। द मोमेंट जो आप थोड़ा अंदर चले जाओ, छोटा स्मॉल टाउन्स चले जाओ, गांव चले जाओ, तो ये प्रॉब्लम कितना डीप होता जाता है और ये कितना सीरियस प्रॉब्लम होता जाता है। क्योंकि औरतें, गांव की औरतें तो फील्ड में भी काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और वहाँ की रियलिटी बहुत अलग है। क्योंकि अभी राइट टू पे कैंपेन के तहत अभी हमारा महाराष्ट्र में कोल्हापुर और उस्मानाबाद, जिसे हम अभी धाराशिव कहते हैं जिला, तो वहाँ पे हमारा काम शुरू हुआ है, जहाँ पे हमने टॉयलेट सर्वे किए हैं, मार्केट में सर्वे किए, वहाँ पे टॉयलेट है, दिखावे के लिए है, यूज करने के लिए नहीं है। जहाँ पे लोगों को गाँव में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, 4-4, 5-5 महीने, 20-20, 15-15 दिन बाद लोगों के नल में पानी आता है, तो टॉयलेट के अंदर टाके में पानी कौन लाएगा? और लाएगा तो पानी का जो टैंकर होता है सप्लाई होने वाला गांव में जो आता है, उस टैंकर में लाने के लिए भी तो पानी होना चाहिए, वो कौन करेगा? तो बहुत गहरा प्रॉब्लम है। तो ये एक लेवल पे जो एक जनरल हम गवर्नमेंट का प्रॉब्लम देखते हैं कि वेरियस जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स होती हैं उनके बीच का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी ने टॉयलेट बांध दिया, अब इसको पानी देना है, इसको मेंटेन करना है, या किसी को साफ करना है, ये किसी और का काम है, तो वो दूसरा एजेंसी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिटी टॉयलेट, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि आपको एक मंडल को, आप बीएमसी ने वो बनाया है कि आपको एक मंडल फॉर्म करना है। आपको मतलब किसको? बीएमसी ने
कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है टॉयलेट बांधने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर ने एक संस्था को हायर किया है कि वो टॉयलेट चलाने के लिए आप संस्था बनाओ। तो बहुत बड़ी मतलब वो प्रोसीजर है। जैसे चॉल्स के बाहर जो टॉयलेट्स होते हैं, अंदर अंदर चॉल्स के अंदर, चॉल्स के अंदर जो टॉयलेट्स होते हैं, प्लॉट के अंदर, चॉल्स के अंदर, राइट। हाँ। तो कॉन्ट्रैक्टर तो अपना काम करता है बनाने का, टॉयलेट बनाता है, उसके अंडर भी बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऐसे नीचे का जो लास्ट होता है ना, वो टॉयलेट की ईंट रचाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे थर है, लेयर्स है कंस्ट्रक्शन में। ये हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। और दूसरी बात है, जहाँ पे अगर किसी एरिया में अगर टॉयलेट बन रहा है, तो वो टॉयलेट तो बन रहा है, लेकिन साथ ही में उस टॉयलेट चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे मंडल ढूंढे जाते हैं एक संस्था की तरफ से। जो ये मंडल टॉयलेट चलाने के लिए इच्छुक होते हैं, वो अपनी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी करती है, और इसके लिए उनको एक संस्था मदद करती है, जिसको बीएमसी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों एक प्रोजेक्ट के ऊपर उनको हायर करते हैं। तो वो सीबीओ बनाते हैं, उसे हम सीबीओ बोलेंगे, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओ, जो टॉयलेट चलाते हैं। ठीक है। तो अभी टॉयलेट तो बन गया और सीबीओ भी यहाँ पे बन गया, तो ये दोनों बन गए। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया, वो टॉयलेट बना के चल दिए, और एनजीओ का काम हो गया, वो संस्था बना के चल दिए। अभी बचे कौन? एक टॉयलेट बचा और एक सीबीओ बचा। दोनों एक दूसरे को देख रहे कि क्या भाई अभी क्या करें, ऐसे ही देख रहे, क्योंकि पता ही नहीं है कि टॉयलेट कैसे चलाना है लोगों को। क्योंकि बीएमसी ने बोला है कि वह आपको टॉयलेट चलाना है, लेकिन कैसे चलाना है वो नहीं बोला है। दिस इज द, हम बोलेंगे इसको नाजुक पार्ट। पैसा तो आता होगा ना चलाने का? नहीं, ओके, नो, इट्स अ वेलफेयर, इट्स कम्स अंडर वेलफेयर डिपार्टमेंट। आप एक सेवा कर रहे हो लोगों की, तो सिर्फ बना दिया, उसके बाद हाँ, उसके बाद चलाने के लिए पैसा नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्होंने एक प्रोविजन बनाई है कि अगर कुछ छोटा मोटा बिगाड़ हो तो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, बस इतना ही। अगर आपके तो दरवाजे, कैसे होगा? अगर उसका गवर्नमेंट चार्ज नहीं देगी तो वो फ्री तो हो नहीं सकता। कोई बाहर का आदमी अगर करेगा, मैं बोलती हूँ ना, वो फ्री नहीं है। क्योंकि टॉयलेट चलाना जो है ना, वो इतना आसान काम नहीं है। अगर हम घर चलाते हैं तो हमें लाइट बिल भरना पड़ता है, पानी बिल है, टीवी का बिल है, केबल का बिल है, राइट, रिपेयर है, रिपेयरिंग है, खाने का है, पूरा राशन हम भरते हैं, मेंटेनेंस भरते हैं बिल्डिंग का, जो भी हो टैक्स भरते हैं। वैसे ही सेम टॉयलेट का कंडीशन है। लाइट बिल है, हाँ, वो भी कितना आता है, कितना आता होगा आपको क्या लगता है? एक टॉयलेट है 20 सीट का, बस एक खड़ी है बिल्डिंग, वो टॉयलेट है, उसमें 4 ट्यूबलाइट्स है और एक पानी की टाकी है, मोटर है, बस। मोटर है, उसका कितना लाइट बिल आता होगा? 600-700 आता होगा। 10,000 यस, 10,000 15,000, जितना कि टॉयलेट का इनकम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोटर का खर्चा है। सरकार ने टॉयलेट का जो बिल है ना, वो कमर्शियल में डाल, यस राइट, रेसिडेंशियल नहीं है, वो कमर्शियल रेट पे वो लेते हैं। दैट इज द फाइट, कि हम लोग इतने सालों से वही तो फाइटिंग कर रहे हैं सरकार के साथ, लाइट बिल के लिए। ओ, तो जो आदमी 2 रुपया ले रहा है या 5 रुपया ले रहा है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं। तो वो कहाँ से लगाएगा लाइट? इसीलिए तो कोई आता नहीं है ना टॉयलेट चलाने के लिए। अभी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि बाबा ये तो मगजमारी, मैं नहीं चलाऊंगा। बाप रे बाप, 10,000। इसके लिए हमने जो भी पहले रिलायंस था, अभी अडानी है, मतलब इन सभी से हमारी पत्र व्यवहार हुए, बातचीत हुए, बट नो रिस्पॉन्स। क्या करे, अभी लाइट तो महंगा ही है, सब कुछ महंगा है, तो लाइट तो पीछे हट गई भाई। लाइट भी तो महंगी होगी, वो थोड़ी ना आसानी से मिल जाएगी आपको। बाप रे। अगर एक टॉयलेट सीट है, हाँ, हम अंधेरे में तो नहीं बैठेंगे ना रात के टाइम, लाइट तो लगाना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो वही अपनी सीबीओ ने भी कभी कभी जुगाड़ कर लेते कि दिन भर वो मेन स्विच ऑफ रखते हैं, लाइट बिल कम आए, क्योंकि दिन में लाइट नहीं लगती है, रात को ही लाइट लगती है, तो 6 के बाद ही लाइट चलाते हैं। तो वैसा वो जुगाड़ कर लेते हैं। बाप रे। तो मैंने कहीं पढ़ा था ये कि जो अभी ये है
जो चैलेंजेस हैं, एक छोटा सा टॉयलेट जो हम लोग शायद सोचते नहीं है, जो मतलब इवन फॉर अ मेंस टॉयलेट, मैं सिर्फ औरतों के टॉयलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मेंस टॉयलेट भी, क्योंकि मेंस टॉयलेट भी बहुत गंदे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं मेंस टॉयलेट। वो ठीक है पेशाब कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इफ़ यू वांट टू गो फॉर 2 नंबर तो वो बहुत ही मतलब बैठ नहीं सकते, 2 मिनट के लिए आप बैठ नहीं सकते, वैसा होता है। क्योंकि कभी कभी स्मोकिंग भी उसमें हो जाता है, हाँ ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। हाँ क्योंकि टॉयलेट है ना, अभी अगर बंद टॉयलेट देखा जाए ना, हमने जब सर्वे किया था 188 टॉयलेट का, लॉट 11 के अंतर्गत जो अभी हमने रिसेंट सर्वे किया था 1-2 साल पहले की बात है, जहाँ पे 188 टॉयलेट का हमने सर्वे किया, उसमें से 64 टॉयलेट है ना बंद थे। यानी कि वो 64 टॉयलेट्स नशे के अड्डे बन चुके थे। यू कैन ड्रग्स फ्रीली, बराबर, कोई नहीं बोलेगा आपको, बराबर। आप ड्रग्स कर सकते हो रात में 8 बजे के बाद अंधेरे में, छेड़छाड़ हो सकती है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि ड्रग्स लेने वाले जो बंदे होते हैं उनको तो पैसा या फिर जिसकी ज़रूरत है वो तो आपको छीन छान के आपको मतलब लुटेरे बोलेंगे हम उनको, वो तो करके भाग जाएंगे, फिर आपके पास बचा क्या? क्योंकि अगर आपकी जान ही खतरे में है तो आप उस टॉयलेट में क्यों जाओगे रात के 8 बजे के बाद? अगर आपको जाना है तो आप दिन में जाओगे। हम सोचते हैं कि दिन में भी सेफ है, लेकिन वो दिन में भी सेफ नहीं है, क्योंकि नशा करने का कोई टाइम नहीं होता है। वो खुलेआम किधर भी कर सकते हैं। अगर खुलेआम करना है तो मैं बंद टॉयलेट के अंदर जाके करूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर बैठा हूँ। और अभी रिसेंटली 6 महीने की बात है, महाराष्ट्र नगर में एक बंद टॉयलेट के आसपास ही, टॉयलेट के अंदर ही रेप हुआ था एक छोटी बच्ची का, 6-7 साल की बच्ची थी, उसका रेप हुआ था। और वो टॉयलेट ONGC का था। ONGC आपको कंपनी पता ही होगी, ऑयल की कंपनी है, तो उसके CSR के तरफ से ये टॉयलेट बना था, जो अभी तक बंद है, चालू नहीं हुआ है। पिछले 4-5 सालों से हम फॉलोअप ले रहे हैं, अभी तक वो चालू नहीं, वो बंद ही है। एक केमिस्ट वार्ड में ऐसे 4 या 5 ONGC टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हुए हैं जो अभी भी बंद है। सिर्फ उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है और करप्ट हुआ है। दिस इज द सिचुएशन। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम शायद सोचते नहीं है, बट मैं गया हूँ पब्लिक टॉयलेट्स, एक मतलब अभी तो मॉल्स वॉल्स है तो इतना वैसे पहले जैसा नहीं है, बट मैं गया हूँ तो जो मैंने पढ़ा था, अभी औरतों के लिए पढ़ा था बट वो मर्दों के लिए भी उतना ही ट्रू है कि काफ़ी टाइम कुंडी नहीं होती, यू नो, इट्स सच अ बिग थिंग। जो हम लोग कहते हैं काफ़ी टाइम कि 2 औरतें क्यों जाती है टॉयलेट एक साथ, कि वो भी एक रीज़न है कि कुंडी नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू नो, वो एक छोटी सी चीज़ है। फिर हमेशा वुमेन हैव बैग्स, कोई भी नॉर्मली लेडी होती है वो बैग के बिना नहीं निकलती, क्योंकि 50 चीज़ें होती हैं उनकी बैग के अंदर, तो उसके लिए हुक नहीं होता टॉयलेट के अंदर कि आप बैग लटका सको, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ड्रेनेज का ठीक से नहीं है कि वो जाएगा कहाँ, वो सारा जो है वो स्लज है वो कहाँ जाएगी, वो नहीं होता है। ये सारा आई थिंक दीज आर वेरी खुले में ही सर, खुले में ही छोड़ा है सब कुछ। नो ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन है बट किधर है पता नहीं, शायद काफ़ी टॉयलेट्स, मोस्ट टॉयलेट्स नहीं। 95 ना, हमने जब सर्वे किया था हमें पता चला कि 95% टॉयलेट्स को सीवियर कनेक्शन नहीं है, सीवेज कनेक्शन नहीं है। तो वो कहाँ जा रहा है सर? ओपन में, नाले में ही जा रहा है। अच्छा, तो रास्ते से होके नाले में जा रहा है? जो हम जिसके ऊपर हम चलते हैं ना, उसके नीचे से जो नाला जाता है, हाँ, उसमें जा रहा है सब। बाप रे, दैट इज वेरी डेंजरस। इसीलिए तो टॉयलेट्स कितने चौकअप्स होते हैं, 10-15 दिन में हर एक CBO की सुबह टॉयलेट चौकअप से होती है। अरे बाप रे, अभी मेरा टॉयलेट चौकअप हो गया, अभी मैं कितनी बार BMC को फ़ोन करूँ, अभी मैं कितनी बार उसको लेटर लिखूँ, क्या क्या करना पड़ता है उसको चौकअप हटाने के लिए, क्योंकि इतनी क्विक हमारी BMC नहीं है, चुटकी भर में कॉल किया और आ गए। क्योंकि आग भी तो नहीं लगी है ना, कोई मतलब कोई बुझाने भी नहीं आएगा फटक से, किसी मतलब की जान तो नहीं जाएगी ना, लगी है वो वैसे नहीं देखते लोग इसको, क्योंकि किसी की जान नहीं जाएगी, बस बदबू ही आएगी ना, और क्या होगा। बट बदबू भी तो बहुत डेंजर होती है उसकी, क्योंकि अगर हम टॉयलेट के अंदर जो सेप्टिक टैंक होता है ना, आपने देखा होगा चेंबर होता है लोखंड का, वो जिसे हम ओपन करते हैं, वो हम ओपन नहीं कर सकते, जिसका काम है वही वो बराबर उसको ओपन कर सकता है। नहीं, मैनुअल स्कैवेंजर्स के कितने लोगों की जान जाती है। यस, बिल्कुल। तो कहीं आप जो बोल रहे हो उससे मुझे ये लग रहा है कि जब तक कि इसका सीरियसनेस हर लेवल पे नहीं समझा जाए, मैं गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, आपके घर में आपके जो पति है, आपके भाई है, उनको अगर, आपके ससुर है, उनको अगर जब तक इस लेवल का सीरियसनेस नहीं पता चलता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मतलब वो इट डज नॉट, देन इट विल ट्रांसलेट टू गवर्नमेंट। क्योंकि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि जो CM बंगले के सामने जो खड़ी है वो सिर्फ औरतें हैं? उनके घर में भी तो मर्द है ना, उनको भी तो समझना चाहिए कि मेरे घर में जो औरत है उसको ये प्रॉब्लम है, तो सिर्फ जितनी औरतें खड़ी हैं उतने ही मर्द भी तो खड़े होने चाहिए उनके साथ,
कि ये प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। साइन कैंपेन भी तो किया था, ये सभी जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके साथ हमने सिग्नेचर कैंपेन भी तो कितना किया था, 50,000 से 1 लाख तक हमें सिग्नेचर मिली थी। येस, वी आर इन सपोर्टिंग इन दिस कैंपेन, राइट टू पे कैंपेन, और हमें वो शौचालय चाहिए, हमें वो हक चाहिए, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमने सबमिट हम कर चुके हैं गवर्नमेंट को, इसीलिए तो इतनी मतलब उसके बाद इतनी हलचल मची। और आप ये शायद जान के हैरान हो जाएंगे कि बीएमसी को हिलाने के लिए हमें शौचालय की शोक सभा करनी पड़ी। शौचालय की शोक सभा, टॉयलेट कंडोलेंस मीटिंग्स, कभी सुना है? ऑबिचुअरी टाइप। अरे बाप रे, क्या था इसमें, क्या क्या किस्सा है? जैसे कि मैंने कहा कि हमने सर्वे किया 2018 में, जब हमने इंटरवेन किया, टॉयलेट सर्वे किए थे एमिस्ट वार्ड में, लगभग 10 लाख लोगों के लिए, 10 लाख का पॉपुलेशन है एमिस्ट वार्ड, उसमें सिर्फ 501। कहाँ वार्ड है ये आता है मानपुर, शिवाजी नगर, गोवंडी, चिता कैम्प, वाशीनाका, माहुल, गडकरी, ओके, मानपुर, गोवंडी, गौतम नगर, घाटला, वो सब विभाग, जो मतलब डंपिंग ग्राउंड सबसे फेमस है उस वार्ड में। यस, पूरा मुंबई का कचरा उस डंपिंग ग्राउंड में जाता है। वो तो एक ऐसा कॉर्नर हुआ। यस, और फिर थोड़ा इधर आएंगे तो जहाँ पे मैं रहती हूँ, बचपन मेरा वहाँ पे गया है, एशिया का बिगेस्ट एबेटर हाउस, कत्तल खाना हम जिसे बोलते हैं, इसके आसपास ही मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, और उसमें मैंने ये सब रियल में देखा है कि क्या चीज़ें होती है, क्योंकि बचपन से मैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते आई हूँ। और इसीलिए इस कैंपेन से जुड़ना मुझे बहुत ही मेरे दिल को छू लेने वाला ये लगता है कि नहीं, मुझे इस कैंपेन से जुड़ना है, और मैं जहाँ पे रहती हूँ मुझे उसमें बदलाव लाना है, और उसी लोगों के लिए काम करना है कि जो आगे जाके लीडरशिप में आके अपने प्रॉब्लम खुद सुलझाए, अपना नेतृत्व अपने वार्ड में खुद लाए और खुद काम करे। यही तो हम काम लोगों के साथ कर रहे हैं। और फिर ऐसे वार्ड में रह के जब बात आती है टॉयलेट की शोक सभा की, जहाँ पे मतलब बीएमसी हमारा बात सुन ही नहीं रहता, हमको मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। अच्छा, आपने किया है डेटा कलेक्शन, ओके ठीक है ना, चलेगा। अरे भाई सुनो तो क्या है उसमें, हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि इतने सारे टॉयलेट डिमोलिश कर चुके थे, कोई बांध ही नहीं रहता उसको, ऐसे ही खुले पे छोड़ दिए थे। 2-3 तो हादसे हो गए थे कि डिमोलिश किए हुए टॉयलेट के अंदर कोई जा गिरा है, किसी की मौत गई है, किसी की मौत हुई है, एक बच्चे की तो मौत भी हुई थी। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, उसको बस अरेस्ट किया और छोड़ दिया, मोर्चे भी निकले थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, इसीलिए हमें शोक सभा करनी पड़ी कि बीएमसी अभी तो आप सीरियस हो जाओ। तो उस शोक सभा में हमने क्या किया था, वर्ल्ड टॉयलेट डे था 19 नवंबर 2019 की ये बात है। वर्ल्ड टॉयलेट डे की जस्ट 10-15 दिन हमने वो माहौल बनाया था, क्योंकि अभी तो टॉयलेट डे आ रहा है, तो उसके पहले तो ये कुछ ना कुछ तो होना चाहिए बीएमसी से। तो हमने ऐसे स्पॉट चुने जहाँ पे डिमोलिश करके जमाना हुआ है, टॉयलेट बन ही नहीं रहा है, कोई एक्शन ही नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे पहले ही हम लोग लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के साथ मीटिंग्स हम कर रहे थे। वहाँ पे विजिलेंस कमेटी फॉर्म हुई थी। विजिलेंस कमेटी यानी समिति, बस्ती समिति, ऐसे लोग जहाँ पे एक्टिव लोग हैं जो एक साथ मिलके अपनी बस्ती के लिए कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ इशू पे काम करते हैं, कुछ सुलझने का मौका देखते हैं, एक साथ आते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमने वो प्रक्रिया की, शोक सभा की, टॉयलेट की शोक सभा की, जहाँ पे हम लोग टॉयलेट के सामने हम खड़े हो रहे थे और सभी के हाथ में मेणबत्तियाँ थी, और हम लोग कह रहे थे कि ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा शौचालय है, और अभी वो नहीं रहा है, अभी वो मर गया है, और अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल। बस जब ये कैंपेन शुरू हुई, 2 कैंपेन के बाद जो हमने कॉल आई, क्योंकि हम मीडिया से भी उसी इसमें काम कर रहे थे, क्योंकि हेडलाइंस ही बन रही थी, रोज एक हेडलाइन आ रही थी कि आज इस जगह पे टॉयलेट मर गया, आज इस जगह पे श्रद्धांजलि गई। मिड डे हो, सकाळ हो, महाराष्ट्र टाइम्स, बहुत सारी न्यूज़पेपर ने ये कवर की थी बात, क्योंकि वो उतना सीरियस भी लग रहा था और अटेंशन भी सभी का गेन हो रहा था उसमें। तो एमिस्ट वार्ड तो हिल गया। वार्ड ऑफिसर का फ़ोन आया कि नहीं मैडम लोग, आप लोग आ गए, हम लोग आपको अपॉइंटमेंट देते। मैंने कहा नहीं, हमने कहा नहीं बाबा, हम ये कैंपेन कंप्लीट करके आपको मिलेंगे। तो फिर हमने वो 16 जगह पे हमने ये श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उसके बाद हम वार्ड ऑफिसर से मिले, इकट्ठा मीटिंग हुई। उसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, उसमें बस्ती के लोग शामिल थे, सीबीओ शामिल थे, और जो एनजीओ जो हमने बताया आपको कि जिसने सीबीओ बनाया है, वो एनजीओ भी उस मीटिंग में शामिल थे। इतना वो प्रेशराइज श्रद्धांजलि हो रही है। फिर सभी ने एक साथ आके वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे हमने बात रखी कि इतने लाखों के टॉयलेट आपने बांधे हैं, क्योंकि एक टॉयलेट का जो सीट होता है ना,
आपके घर का अगर टॉयलेट का सीट होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, उसको बांधने के लिए आपको कितना खर्चा आया होगा, आपको क्या लगता है? 22,000 कुछ आता है, 22-25,000 आता है आई थिंक। गुड, ओनली 22,000। मतलब जस्ट द टॉयलेट बोल रहा हूँ मैं पूरा बांधने की नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं पूरा स्ट्रक्चर बोल रही हूँ। अच्छा, वो नहीं पता। वो शायद थोड़ा 10-20 हज़ार ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम बीएमसी का आंकड़ा देखेंगे, बीएमसी का अधिकृत आंकड़ा, उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख रुपए खर्च है। तो 1.5 लाख रुपए एक टॉयलेट सीट बांधने को खर्चा आता है, विच इंक्लूड्स द वॉल, द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ। तो ऐसे 188 टॉयलेट के 3,500 टॉयलेट सीट्स के हिसाब से 53 करोड़ 80 लाख इतना खर्चा आया। तो वो सब पैसा गया कहाँ? इतना खर्चा करके अगर टॉयलेट्स आपने, फंक्शनल थे, वही तो मैं आपको बता रही हूँ, ओनली 64 वेयर क्लोज्ड, कुछ 100 ही चालू रहेंगे। उसमें से भी, हाँ, उसमें से भी आधे तो ऐसे ही टपक रहे, लीकेज बहुत हो रहा था, क्योंकि उद्घाटन होने के बाद तुरंत 1 महीने में लीकेज चालू हो जाता था। लोग नीचे बैठ रहे हैं और ऊपर से टॉयलेट का पानी गिर रहा है, ऊपर से छत का पानी गिर रहा है, लीकेज हो रहा है, चोकअप हो रहा है, दरवाजे की कड़ी है, दरवाजा तो ऐसे आंग पे आ रहा है, उसके जो ग्रिल्स है वो टूटे हैं, मतलब कोई क्वालिटी ही नहीं है। देयर इज नो क्वालिटी फॉर कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्टर्स ने अगर इतने पैसे खाए, एक टॉयलेट के लिए 50-40 लाख रुपए वो लोग ले रहे हैं, तो ये खाने की बात नहीं। एटलीस्ट क्वालिटी तो आप देखो, एक अच्छे दर्जे का टॉयलेट आप बनाओ जो 30-40 साल तक टिके रहे, ताकि वापिस उस जगह पे टॉयलेट ना बांध सके 5 साल के अंदर। और ये नौबत आ चुकी है। 30-40 लाख कैसा? मतलब 1.5 लाख पर टॉयलेट है ना, हाँ, पर सीट। मतलब वो हर एक एरिया के हिसाब से होता है। ओके। अगर किसी तो 20 टॉयलेट्स वहाँ बांधे हैं तो, हाँ, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहले सर्वे किया जाता है कि आपको, मतलब आप लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो क्या, आपको टॉयलेट की जरूरत है क्या। अगर 200 फैमिली है, ठीक है, एक टॉयलेट बनने के लिए अगर 200 फैमिली का सर्वे अगर कर रहे हैं, तो उसमें से अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 फैमिली को ही टॉयलेट चाहिए, कि बाबा हाँ मैं इस टॉयलेट जाऊंगा, क्योंकि अभी सभी लोगों ने घर में भी टॉयलेट बना के रखे, क्योंकि कोरोना एक दौर था जहाँ पे लोगों ने डर के मारे घर में ही टॉयलेट बना के रखे थे, इलीगल, ऐसे ही ओपन में ही छोड़ा था। यहाँ पे घर है मेरा और बाजू में ही टॉयलेट का सब मल्ला नीचे से, मतलब वो ड्रेनेज ओपन में ही गटर से जा रहा है पूरा, मतलब चौल के अंदर से हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे टॉयलेट बने हैं। तो अगर समझो मतलब 50 लोगों को अगर टॉयलेट की नीड है, लेकिन वहाँ पे नहीं 50 नहीं, एग्जाम्पल एक देती हूँ मैं आपको, वहाँ पे 50 लोगों की फैमिली थी, उसमें सिर्फ 20 फैमिली टॉयलेट यूज़ करी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने बांधा कितना टॉयलेट था, 40 सीट का। फायदा तो उसका ही हुआ ना, पैसा उसको मिला, लेकिन जिसका जो बलि का बकरा बना है वो कौन है? सीबीओ है जो टॉयलेट चला रहा है, क्योंकि उसको उतनी इनकम ही नहीं मिल रही है। तो क्या फ़ायदा इतना बड़ा टॉयलेट स्ट्रक्चर बनाने का, अगर वो मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है, या मेंटेन करने के लिए बीएमसी से कोई फंड भी नहीं हो रहा है। बट वो जो टॉयलेट मेंटेनेंस तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ही 10,000 8,000 लेके आओगे, वो क्या मतलब इनकम क्या है वो टॉयलेट चलाने की? 100 रुपये ही सिर्फ पर फैमिली 100 रुपये लेते हैं। हाँ, अगर 100 फैमिली भी अगर लेती है तो कितना होता है? 10,000 हो गया बस। उसमें से अगर उसका सैलरी वो जो केयर टेकर है बेचारा, साफ सफाई करते हैं, उसका सैलरी होता है, उसमें से उसको लाइट बिल भी देना पड़ता है, तो फिर क्या मेंटेन होगा? रिपेयरिंग आता है बीच में से, क्योंकि रिपेयरिंग तो लिखा है, वो एमओयू जो होता है अपना सीबीओ का जो बॉन्ड पेपर होता है, उसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर है ना भाई आपको हेल्प करने के लिए। क्या है सीबीओ? टॉयलेट चलाने वाले मंडल, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी बेस्ड, यस, सीबीयू। ये गवर्नमेंट है नहीं है क्या? ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ओके, जिनको टॉयलेट हैंड ओवर किया जाता है, ओके, और इनको सर्टिफिकेट मिलना भी उतना ही जरूरी है। एमओयू जिसे हम बोलते हैं, मोमोरेंडम, एक करार होता है, एक करारनामा होता है टॉयलेट चलाने वाले मंडल और बीएमसी के बीच में एक करारनामा होता है कि हम लोग ये आपको टॉयलेट 5 साल के लिए दे रहे हैं, और आपको ये कल्याणकारी चलाना है, मतलब आपको सेल्फ वेलफेयर की तरफ से आपको ये चलाना है। तो लोग चलाते भी है, कभी कभी तो अपनी जेब में से भी पैसा डाल के वो खुद चलाते हैं। हाँ, तो जो इनकम आए प्लस अपना 50-50 रुपया निकाल के 100 रुपया निकाल के वो भी करते हैं। हाँ, वो पास है, जो सीबीओ को टॉयलेट मिलता है ना चलाने के लिए, फिर वो लोगों को पास देते हैं। अगर आपकी फैमिली यूज करिए तो आपको टॉयलेट से पास दिया जाता है, उस फैमिली के मेंबर्स उस पास में मेंशन रहते हैं। अगर 7 फैमिली तक ही लिमिट है, अगर 7 से ज़्यादा मेंबर आपके घर में है तो आपको दूसरा पास बनाना पड़ेगा। तो पर पास 100 रुपीज़ होता है, 60 to 150 रुपीज़, और ये तय कौन करता है? सीबीओ
जो मंडल है वो तय करता है और बाकी के लोग तय करते हैं कि हमारा ये जो टॉयलेट का खर्चा है वो हम इतना इतना दे पाएंगे। कभी 120 है, कभी 100 है, किधर 70 है, किधर 80 है। तो ऐसे करते फिर वो टॉयलेट का पूरे महीने का फिर हमें एक साथ पैसा देना पड़ता है। हर महीने 100 रुपया है तो 100 रुपया मैं दूंगी, जो मंडल है उसके पास में जमा करूंगी। फिर उसके बाद वो काउंटिंग रहता है, फिर वो इनकम देखते हैं कितना आया है, फिर उसमें से पूरा जैसा हमारा घर हम चलाते हैं वैसे वो टॉयलेट भी चलाते हैं। फिर इसमें से लाइट बिल इतना, पानी बिल इतना, ये इतना, वो इतना, बचता क्या है? 100 रुपये की नोट भी हाथ में नहीं बचती है। ये कैसा है कि अगर इसको हम देखें तो जिस चीज़ को एक मिडिल क्लास अपवर्ड्स जो लोग होते हैं जिनके घर में टॉयलेट्स हैं, वो जितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं जिस चीज़ को, वो कितनी बड़ी समस्या है। टू आप थोड़ा सा लोअर जाओ सोसाइटी में तो वो उसके लिए वो कितनी बड़ी समस्या है। इट्स अमेजिंग। आई मीन इट्स तो ये जो आप नेशनल कन्वेंशन हुआ 2016 में, उसकी आइडिया कहाँ से आई? ये क्या कन्वेंशन था और ये क्या? ये कन्वेंशन सिर्फ मुंबई में राइट टू पे कैंपेन शुरू हुई थी इसके लिए नहीं था। इसमें पूरे देश भर की जो सिटीज़ है, कोलकाता थी, दिल्ली थी, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश था, यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं जुड़ी थी उन्होंने इकट्ठा आके ये जो कैंपेन हमने शुरू की थी उसके ऊपर वहाँ पे पैनल डिस्कशन हुआ कि वो करने की क्यों नौबत आई और बाकी के राज्यों में क्या स्थिति है। तो इसके ऊपर वो पैनल डिस्कशन रहा था 2016 में। फिर ये और ये नेशनल लेवल पे था तो इसकी भी बहुत ज़्यादा दखल ली गई थी। वो किस तरह का, मतलब किस तरह की दखल ली गई? क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वही जो हमेशा निकलते हैं सर्कुलर्स कि ऐसा होगा, वैसे होगा, इससे टॉयलेट बनेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बट होता कुछ नहीं है। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ बाद में। नहीं जो तो बोल रहा हूँ कि जो प्रोसेस है ये बेसिकली मुझे लगता है ये एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम है कि जो लोग टॉयलेट, जैसे कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी है, उसको यहाँ पे ये प्रोसेस लेवल पे समझना नहीं है कि सिर्फ टॉयलेट बांधना नहीं है, इसको टॉयलेट के बाद इसका जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना है और इस पूरे प्रोसेस को इस एक लेवल पे यूज़ करना है, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। और जो मुझे ये लगता है कि ये इतना मतलब ये हम इस पॉडकास्ट पे हमको इसको लाइक मेरे जो पार्टनर है सुवीर, हमने डिस्कस किया कि ये कितना एक्चुअली सॉल्व करना है तो ये 5 मिनट का प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उस लेवल पे उसको अगर समझोगे तब आप सॉल्व करोगे। जब आप उसको सिर्फ इस लेवल पे देखोगे कि अरे कुछ नहीं, टॉयलेट बांधने हैं, तो टॉयलेट बांधना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, सो इसमें मुझे बस एक ही जोड़ना था। जैसे अभी हम बीएमसी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, महानगर पालिका के साथ, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, SWM डिपार्टमेंट हो, घन कचरा व्यवस्थापन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम जिसे कहते हैं, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो ये टॉयलेट की मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी लेते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की, मेंटेन की नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ उसका ही फंड आता है बांधने का। बराबर। तो हम उनके साथ भी ऐसे ही काम कर रहे हैं ताकि उनकी भी मेंटालिटी थोड़ी सेंसिटिव हो। उनके साथ हमें ऐसे वर्कशॉप करने पड़े जिससे उनको ये लगे कि टॉयलेट एक गंभीर मुद्दा है, ना कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का, ना कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर का मुद्दा है कि आपने बांधा, पैसा आया और आपने बांधा और छोड़ दिया। क्योंकि हमने ये देखा है, महाराष्ट्र नगर आप जानती होंगे, जो अभी जहाँ से अभी मेट्रो का प्लान है, महाराष्ट्र नगर से मेट्रो निकलने वाली है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया जा रहा है, उसके अंदर की जो उसके अंडर जितने भी एरियाज आ रहे हैं, महाराष्ट्र नगर 143 वार्ड, तो उसमें ना एक लास्ट में एक नाला जा रहा है, BRC बाउंड्री का एक नाला जा रहा है जो छोटा है और उसके किनारे पे टॉयलेट्स बंदे थे। तो वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हमें नया टॉयलेट चाहिए, या फिर जो टॉयलेट है एग्जिस्ट हो रहा है उसे आप रिपेयर करो। तो हमने BMC से भी डिमांड की, लेटर भी लिखे कि हमें नया टॉयलेट चाहिए या फिर रिपेयर करवा दो। तो BMC का ये कहना है कि एक तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में वो एरिया जा रहा है, ऊपर से मेट्रो जा रही है, फिर उसके बाद नाला रुंदीकरण का काम हो रहा है, वाइडनिंग का काम हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। इट्स द वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ फंड, ऐसा BMC से जवाब आया ऑफिशियल। यस, ऑफिशियल, कि हम नहीं कर सकते इसमें कुछ। तो हमने ठीक है, नहीं कर सकते हो, दैट इज योर पार्ट, बट जब ये काम उसको 10 साल लगेंगे तब 10 साल तक लोग ऐसे ही रोएंगे, ऐसे ही जान खतरे में डाल के वो नाली में उतर के टॉयलेट जाएंगे।
फिर तब जाके उन्होंने वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट लगाए, पोर्टेबल मोबाइल टॉयलेट। वो भी अभी उसकी भी हालत वैसी ही है, सिर्फ लगा के रखे हैं। गंदे तो उतने ही हो रहे, गंदे जितने पहले थे उतने से भी ज़्यादा गंदे तो अभी ये हो रहे हैं। पहले तो वो ई टॉयलेट करके भी कुछ आया था बीच में, जिसमें ऑटोमेटिक पानी से पूरा फ्लश हो जाता था। वो मैं क्योंकि मैं एक बार गया हूँ इसलिए मैंने वो, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यूजफुल था। जस्ट इंटरेस्टिंग। अच्छा हाँ, बाकी उसका बस वो कुछ ई नहीं लगा हुआ। देते हैं आजकल, हम चीज में हर चीज में हम लोग ई लगा देते हैं, हाँ बस इलेक्ट्रिक, बट इतना आसान नहीं है वो ई नेचुरल चीज को इलेक्ट्रिक में रूपांतरण करना उसका। हम जब भी अभी ट्रैवल पे निकलते ना, तो मैंने भी 1-2 बार देखे हैं। अभी उसका क्लोज का बोर्ड लगा बाद है में नहीं बाहर। देखे मैंने, अभी नहीं देखे। अभी मैंने रिसेंटली देखा था हाईवे पे, भिवंडी के हाईवे पे, किधर तो एक टॉयलेट एकदम कोपरे में, एकदम कॉर्नर में वो टॉयलेट था। एक ही स्ट्रक्चर था और उसको क्लोज करके वो रख दिया था। और वो भी ऐसा पेड़ के नीचे वो था, मतलब किसी को दिखे भी ना कि यहाँ पे कोई टॉयलेट था। क्योंकि मुझे जरूरत थी तो मैंने वो देखा था ओपन करके। माय गॉड, ये हालत है। मतलब जब आप उतरते हो ना रास्ते पे, तब आपको समझ में आती है कि टॉयलेट की नीड क्या है, जरूरत क्या है। तो जब जनरल आप जब डील करते हो कहीं पे भी, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मर्दों को आप सेंसिटिव पाते हो इस प्रॉब्लम से या? यस, बिल्कुल पाते हो। यस, दे आर सेंसिटिव। और ऐसे लोग भी बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हैं। 20 सालों से लोग टॉयलेट चला रहे हैं। उनका एक संगठन है, सीबीओ संगठन है, महिलाओं का संगठन है, जो बस्ती समितियां हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के साथ ऐसा काम हो चुका है कि अभी वो इंडिपेंडेंटली बीएमसी को जाके पूछ सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं कि बाबा मेरे इधर ये प्रॉब्लम है, तो आप कब आएंगे। और खुद जाके जो ऑफिसर है उनको लेके भी आते हैं भी बस्ती में कि सर मेरे इधर ऐसा सा प्रॉब्लम है, ज़रा आप देखिए, प्लीज़ सॉर्ट कीजिए, प्लीज़ सॉर्ट आउट कीजिए। तो ऐसे बहुत सारी मतलब एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया है और खुद जाके मतलब एक्चुअली राइट टू पे कैंपेन के जरिए हमने काम ही ऐसा किया है कि बीएमसी और लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप जो था वो हमने भर के निकाला है। एक ब्रिज बना है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे इवेंट में, प्रोग्राम में, बस्ती के प्रोग्राम में बीएमसी से ऑफिसर्स भी आए हैं, जुड़े हैं, उन्होंने लोगों को गाइड भी किया है। तो ये अच्छी बात भी रही है, पॉजिटिव भी लोगों ने बहुत सारा मतलब लिया भी है कि अच्छा हुआ कि हमारे बस्ती में लोग आए, अच्छा हुआ हमारे बस्ती में बीएमसी का कोई ऑफिसर आया। और अभी शायद उनको रियलाइज होगा कि हम लोग ये फेस कर रहे हैं। क्योंकि एक वार्ड में एक एसी के रूम में बैठना और बस्ती में आके एक्चुअल में वो प्रॉब्लम देखना, दैट इज वेरी डिफरेंट। और उसके ऊपर वो एक्शन भी लेना, वो भी मायने रखता है। तो अभी ग्रास रूट लेवल पे जो भी आपका मूवमेंट रहा है, अभी 14 साल हो गए, तो उसमें उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हो। 14 साल में जो 2011 की जो सिचुएशन थी वो 2024 में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा बहुत। और क्या हो सकता है? और क्योंकि अभी इतना साल हो गया तो हमारी भी एडवोकेसी यही है। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइट बिल, एक तो आप लाइट बिल और रेसिडेंशियल लेवल पे करो, और जो आप इतने लाखों करोड़ों के जो टॉयलेट बांधते हो उसकी कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए। घर बांधने के टाइम हम इतना सोचते हैं, आर्किटेक्ट लेते हैं, नहीं बाबा मेरा घर ऐसा चाहिए, नहीं मेरा बाथरूम वैसा चाहिए। जो आप डिज़ाइन करते हो उसमें पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, मतलब लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, लोग आते हैं टॉयलेट बांध के चले जाते हैं, लेकिन जब पूरा टॉयलेट बांध के तैयार हो जाता है तब समझता है अरे इसके घर के सामने तो पेशाब घर आ रहा है पुरुषों का, क्योंकि वो आउटर स्ट्रक्चर है ना, वो टॉयलेट के बाहर ही रहता है और लोगों के सामने वो आ रहा है। अगर यही मीटिंग अगर हम पहले करते टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के पहले कि अब इधर पेशाब घर आ रहा है तो आपको चलेगा क्या, तो लोग बोलते नहीं हमें नहीं चलेगा, आप दूसरी साइड ले लो या फिर कोई और साइड ले लो या फिर अंदर ले लो, उसकी ज़रूरत ही क्या है पेशाब घर की। कभी कभी तो लोगों ने पेशाब घर बांध के उसको ताला लॉक किया है। क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। अंदर आप जा रहे हो तो यू कैन यूज़ नो ईजिली, आप अंदर जाके भी कर सकते हो, आपको सेपरेट की क्या ज़रूरत है। क्योंकि पेशाब घर कैसा है ना, टॉयलेट बंद हो जाता है, एक टाइम पे बाद टॉयलेट बंद हो जाता है। अगर पेशाब घर साइड में रहता है तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रात में कोई देखने जाता नहीं ना। जैसे कि मैंने कहा क्राइम हो सकता है, नशा होता है, क्योंकि वो मतलब अनयूज हो जाती है वो जगह। तो ऐसे महिला मंडल ने ऐसे करके, क्योंकि छेड़छाड़ होती है, गर्दुल्ले आते हैं, बेवड़े लोग आते हैं, ड्रिंक करते हैं लोग, तो इन सब से बचेगा कौन? बलि का बकरा तो लोगों को ही बनना है, महिलाओं को बनना है, जान तो लोगों की जाएगी। पुलिस के बाद में आ जाएंगे एक कॉल पे, उसके बाद एक्शन होगा नहीं, वो तो भाग जाएंगे चोर जो भी है।
तो क्या करना है? जुगाड़ तो यही है कि ताला लगा दो, कोई जा ही नहीं पाए, जो ऐसे बाबू टॉयलेट ऐसे का- क्रॉस करके रखा है। टॉयलेट का पार्ट है वो बंद कर दो, Yes. और जो नंबर 2 का पार्ट है वो हाँ, उसमें आप यूज करो ना, दैट इज गुड। ऐसे होता है। और अभी तो डस्टबिन भी रखे हैं, पहले तो वो भी नहीं थे। डस्टबिन है, वेंटिलेशन की खिड़कियां है अच्छी खासी अभी बनी, तो मतलब थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है इस कैंपेन के तहत, जैसे कि हमने बीएमसी के साथ काम किया है, मीटिंग्स किए हैं। लेकिन तो ये सब रेगुलर होना बहुत जरूरी है उनके साथ, नहीं तो उनको एक कुर्सी पे बैठ के चलो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऑर्डर दे दिया, चलो अभी इधर टॉयलेट बन गया, कुछ पड़ी ही नहीं किसी को। अभी लेकिन और जैसे मैं आपको एक बताना भूल गई कि मतलब बीएमसी ने, जैसे मैंने कहा कि बीएमसी सिर्फ टॉयलेट बांध के चली जाती है और लोगों को पता नहीं होता कि टॉयलेट कैसे बांधना है, तो इसके लिए हमने भोंगा कैंपेन की थी। भोंगा कैंपेन, भोंगा कैंपेन मतलब हम भोंगा लेके, हम जहाँ जहाँ पे नए नए टॉयलेट बने हैं ना, तो हम भोंगा लेके वहाँ पे घूम रहे थे। भोंगा इज ऐसा माइक बड़ा स्पीकर, वाला, बड़ा वाला भोंगा, बड़ा वाला उसको स्पीकर, मराठी जो ऐसे हिंदी में होता है, भोंगा बोलते हैं, ऐसे जो ऐसा भोंगा हाँ, बोलते हैं ना, भोंगा। शादी में बजाता था। तो वो मतलब पूरे भोंगा मोहल्ले कैंपेन। में वो बढ़ जाता है ना आवाज। तो उस कैंपेन के माध्यम से हमने लोगों से बातचीत रखी कि ये टॉयलेट कैसे मेंटेन किया जाता है, ये टॉयलेट का सीबीओ कौन है और आप कौन हो, आपको इसकी खबरदारी कैसे लेनी है, आपको ये टॉयलेट कैसे चलाना है। जैसे आपका घर है वैसे ये टॉयलेट सुरक्षित स्वच्छ रखना भी आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों लेवल पे हमने मतलब उस कैंपेन के जरिए बहुत अच्छा किया था और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था। तो इससे बीएमसी का काम बहुत कम हुआ था। चलो एटलीस्ट लोगों को बताना तो ना पड़ेगा कि अभी टॉयलेट कैसे चलना सही है। बात है, सही बात है। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें हमने कवर की है, तो आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो हमने कवर नहीं की है इसमें, जो आप बताना चाहते हो? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2018 में जब हमने 501 टॉयलेट मैप किए थे, फिर उसके बाद हमने डिसिमिनेशन भी किया था बीएमसी के वार्ड में, एमिस्ट वार्ड के हॉल में। डिसिमिनेशन मतलब? It's kind of presenting our findings, our reports to the BMC and other stakeholders. प्रेजेंट करना, आपका जो Present रिपोर्ट है करना, वो yes, उसको yes. एक और ये कोलैबोरेशन में हुआ था। प्रेजेंटेशन यस यस, क्योंकि हमने जब भी टॉयलेट के सर्वे किए हैं, कुछ डिटेल असेसमेंट किए थे जो बहुत ही डेंजर टॉयलेट है, तब हमारे साथ बीएमसी से लोग जुड़े थे। और जैसे जेओ करके एक रहते हैं अधिकारी, देयर आर सुपरवाइजर्स, तो जब भी हम सर्वे करते थे टॉयलेट का तो उनके सिग्नेचर भी हम लेते थे। तो सभी ने मिलके हमने ये डिसिमिनेशन किया था, जिसमें 200 पीपल कुछ शामिल थे उस दौरान, जहाँ पे सभी ने अपने अपने मुद्दे, अपने अपने बस्ती के मुद्दे रखे थे, जो बहुत ज़्यादा पैमाने के पे डिसिमिनेशन के बाद सॉल्व भी हुए थे। फिर उसके बाद बस्ती समितियाँ भी बहुत सारी एक्टिव हुई थी कि नहीं बाबा सच में ये कुछ तो हो रहा है पॉजिटिव। फिर उसके बाद बहुत सारे बीएमसी के ऑफिसर्स भी बस्ती में उतरे थे, विजिट्स हुई थी, उन्होंने भी खुद आके टॉयलेट्स भी देखे थे कि हाँ सच में इसमें प्रॉब्लम है। तो उनका यही कहना है कि आपको जो करना है ना वो लिख ही दिया करो, रिटर्न, हैंड रिटर्न, क्योंकि बीएमसी ओरली कुछ लेती नहीं है। अगर जो भी आपको देना है तो वो हैंड रिटर्न दे दो, जो भी कंप्लेंट है, तभी उसके ऊपर एक्शन होता है। यस, तभी उसके ऊपर एक्शन होती है। और कभी कभी हुआ है कि अगर मतलब लेटर भी देते तो कभी कभी 15-20 दिन बाद भी कुछ रिप्लाई नहीं आता था, तो हमें डबल लेटर लिखना पड़ता था या फिर कुछ और एक्शन करनी पड़ती थी। थोड़ा फॉलोअप लेना भी बहुत ज़रूरी था इन सब चीज़ों में, तो जिससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव कामें भी हमें बस्ती में दिखी थी। और थोड़ा मैं स्टार्टिंग का एक बताना चाहूँगी कि जब ये कैंपेन शुरू हुई थी, उसके बाद फिर हमें अरेस्ट भी किया था। अरेस्ट किया था? यस, अरेस्ट किया था। हमें जेल जाने की भी नौबत आई थी इस कैंपेन के थ्रू, क्योंकि हमारा ही मुद्दा अगर सीरियस नहीं ले पा रहे और आप हमें ही जेल में डाल रहे हो तो मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम छूट भी गए थे, लेकिन ये कैंपेन बहुत उस टाइम बहुत नज़रों में आ गई थी, बहुत मीडिया ने उसको कवर भी किया था। और फिर उसके बाद सरकार ने एक ऐलान किया था कि हागणदारी मुक्त महाराष्ट्र, हागणदारी मुक्त मुंबई, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री मुंबई, ऐसा उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन हमने उसको डिनाई किया था, नहीं बाबा ऐसा नहीं, आप डंपिंग ग्राउंड पे आके देखो कितने लोग खुले पे जाते हैं। और रिसेंट सर्वे भी हमने देखा था कि जहाँ पे बच्चे खुले में जाते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, जो पर्सन विद डिजेबिलिटी है, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए जो टॉयलेट है वो भी ऐसे ही बांधे, नाम के ही उनके लिए एक्सेसिबल टॉयलेट है, नाम के लिए ही सिर्फ रैम्प बांधे हैं। और रैम्प तो ऐसे बांधे हैं जिसमें से व्हील चेयर भी नहीं जाती, ऐसे वो रैम्प कॉन्ट्रैक्टर ने बांध के रखे हैं। रैम्प का जरिया ही होता है कि आप आसानी से जा सके, लेकिन रैम्प ऐसे बांधा है कि यहाँ पे अगर सीढ़ियाँ चालू हो रही है तो रैम्प ऐसा है, मतलब अगर आप व्हील चेयर भी जाएगी ना तो उसको ऐसा उड़ी मारना पड़ेगा, ऐसा वो रैम्प कॉन्ट्रैक्टर ने बांधा है।
तो आप सोच सकते हो कि किस मेंटालिटी से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, उनकी क्या मेंटालिटी रही होगी। सिर्फ बांधना है, नो सेंसिटिवनेस, नथिंग। तो ये जो मेंटालिटी हम कैसे चेंज कर पाए, तो इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हुई इस कैंपेन के जरिए, बहुत सारी काम हमने किए, बस्ती में किए, एडवोकेसी लेवल पे किए। उसके बाद बहुत सारे टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हुए, फिर उसके बाद लोगों के साथ हमने काम भी किए हैं, और अभी लोग बहुत अच्छे से वो टॉयलेट भी चला रहे हैं, और लोगों का एक संगठन भी है जो खुद के फैसले, खुद के डिसीजन बस्ती में प्रॉब्लम्स के तौर पर इकट्ठा आ रहे हैं और बीएमसी को जवाब भी दे रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, और जहाँ पे बीएमसी भी उनको पॉजिटिव रिस्पांस भी दे रही है, और बीएमसी लोगों के साथ आ भी रही है, जुड़ भी रही है, लेकिन वो बस्ती में भी आ रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव आया है, जहाँ पे बीएमसी रिस्पॉन्स कर रही है इन सारी बातों पर, ना कि रिजेक्ट कर रही है। ये बात अलग है कि हमें ज़्यादा फॉलोअप लेना पड़ता है, बट है कि वो आ रही है। दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस। सो जो 2011 में जब आप गवर्नमेंट में जाते थे और जब इन लोगों से बात करते थे, और जब 2024 में आप जब बात कर रहे हो, तो इसमें काफ़ी लेवल का मूवमेंट तो है गवर्नमेंट लेवल पे, बीएमसी लेवल पे, कि काफ़ी हद तक सेंसिटिविटी बढ़ी है, आप कह सकते हो। यस, थोड़ी बहुत बड़ी है कि वो आते हैं, वो खुद, मतलब वो पहले तो आते भी नहीं थे फॉर दोज मीटिंग्स, अभी वो लोग अभी लोग आते हैं, कहते हैं कि लिख के दे दो, फिर हम उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। यस, अभी तो वो अर्जी मांगते हैं कि अगर आप हमें बुलाना चाहते हो तो एक बस एप्लीकेशन दे दो, उस पर मेंशन करो कि आपको हम इनवाइट करें, तो वो आ जाते हैं प्रोग्राम में। अभी रिसेंटली हमने प्रोग्राम किया था मासिका महोत्सव। मासिका महोत्सव यानी जो 28 मई जागतिक मासिक पाळी दिवस होता है, दिन होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को होता है, तो वो हमने बस्ती में सेलिब्रेट किया था। और वो सेलिब्रेट करने का मकसद ही ये था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके जो भी बस्ती में, जो भी लोगों में जो समझ है वो क्लियर हो, और गेम्स के थ्रू वो उनको समझे, बहुत आसानी से वो समझे। तो वो बहुत ही, मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 200-250 लोग कुछ आए थे। और इस प्रोग्राम में एमिस वार्ड के जो डॉक्टर्स रहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के डिपार्टमेंट से एक डॉक्टर उस प्रोग्राम में आए थे। बस एक उनको इनवाइट किया था कि मैम आपको आना है, तो वो आ गए थे, एक मतलब वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस में वो आ गए थे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस कि हाँ, कि मतलब बदलाव आ रहा है, और बीएमसी भी साथ में है और लोग भी साथ में, और कम्युनिकेशन भी हो रहा है। कि जहाँ पे खुले में चर्चा भी हुई थी वो डॉक्टर के साथ, जहाँ पे उन्होंने लोगों के साथ बात भी की थी, अवेयरनेस भी किया था, और औरतों के साथ भी वो बहुत मतलब खुली तरीके से वो बातें करी थी, उन्होंने अच्छा सेशन भी लिया था। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। कभी कभी हो जाता है कि मतलब सरकार से कुछ आ जाता है, कभी कभी तो अवार्ड वापस देने की भी नौबत आ जाती है, और यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि सरकार आमच्या दारात आहे, म्हणजे बीएमसी आज टॉयलेट के मुद्दे पे रस्ते पे उतर रही है। सो दैट इज अ गुड थिंग। तो दैट इज अ ह्यूज चेंज। अगर नहीं बोल, मतलब अगर वो मानसिकता तो चेंज हुई है थोड़ी बहुत, नहीं तो वो लोग आते ही क्यों, वो आपके जो भी रीज़न होगा आने का, लेकिन वो उनको भी समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है। सो विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई होप कि ये और बेटर हो। मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है, आई एम श्योर कि मुझे लगता है कि ये राइट टू पी, ये जो शब्द है, क्योंकि आपका काफ़ी हद तक जो आपका टारगेट सेगमेंट है वो अंग्रेज़ी वाला सेगमेंट है नहीं, तो कहीं पे ये जो वर्ड है पेशाब, ये मुझे लगता है इसको कहीं एक्सेप्टेबल करने की बड़ी ज़रूरत है, कि लोग समझे कि ये पेशाब का प्रॉब्लम है, ये औरतों के जो पेशाब जाने का जो हक है ये मिलना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत क्लियरली, क्योंकि जब तक आप ये हैमर नहीं करोगे तब तक ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये एक चीज़, और मुझे लगता है जब ये होगा, हम हर तरह के आज लेवल पे देख रहे हैं कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जब तक ये राइट टू पेशाब सबका नहीं हो, वेदर इट्स मैन और विमेन, तब तक मेरे ख्याल से जेंडर इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं। ट्रांसजेंडर्स आल्सो, एब्सोल्युटली, ट्रांसजेंडर्स के तो है ही नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि मॉल्स में भी नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि वो मतलब ऑन द स्पॉट जहाँ पे मतलब वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिले, जहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिले। यहाँ पे हमने आई थिंक कैंपेन के जरिए हमने किया भी था। टॉयलेट जो ऑपरेटर है उनके साथ हमने बातचीत भी की थी, मीटिंग भी रखी थी, और फिर उसके जरिए हमने टॉयलेट के बाहर भी बोर्ड्स लगवाए थे उनके हस्ते कि हमारा ये शौचालय आप सभी को वेलकम करता है, और नीचे लिखा था बच्चे, ट्रांसजेंडर, वृद्ध नागरिक। तो ऐसे भी बहुत सारे घटनाएं हैं जो पॉजिटिव होती है बस्ती में, और लोग उनका वेलकम भी करते हैं। और ट्रांसजेंडर को ये बात उनके हस्ते भी ये उद्घाटन भी हुआ है टॉयलेट्स का कई जगह पे। दैट इज वेरी मतलब अप्रिशिएटेबल।
नहीं, आई होप, आई मीन मुझे बहुत, हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे साथ ट्रांसजेंडर भी जुड़े हैं, यस, वो भी एक अलग तरीके की एडवोकेसी भी कर रहे हैं, उनके कई मुद्दे हैं तो वो हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। शौचालय भी तो उनका एक ही मुद्दा है, और वैसे तो उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हम सब मिलके ही काम कर रहे हैं। नहीं, एंड आई होप मोर पावर टू, जैसे कहते हैं, मोर Yes. पावर टू योर मूवमेंट, और ये कुछ इसमें से कुछ भलाई होगा, अच्छा ही निकलेगा। जो आपने यहाँ तक मेरे ख्याल से 14 साल में आप काफ़ी इसको चालना दे चुके हो, काफ़ी आप Yes, कहीं तक पहुँचे हो, लेकिन अब बहुत काम बाकी है, बहुत। और होपफुली आप वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ पे एक्चुअल लेवल पे जेंडर इक्वालिटी यस, होगी। बस मुझे ना एक की थोड़ा ऐड करना था। अभी रिसेंटली का जो हमारा काम है, जैसे कि मैंने कहा कि टॉयलेट की जो सफाई होती है वो इतनी आसान नहीं है करना, क्योंकि जितना गंदा वो होता है ना, उससे दुगना उसको साफ करना पड़ता है। और जो वो साफ करने वाले लोग हैं ना, वो हमने देखा है कि वो माइग्रेंट होते हैं, ज़्यादातर दूसरे जगह से आते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलता है या फिर मजबूरी वो करने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अभी हम मिले हैं, उनका अभी एक छोटे गेट टुगेदर होने वाले हैं, उनके साथ अभी हम काम करने वाले हैं एडवोकेसी लेवल पे। तो अभी ये सब सफाई कामगार, सफाई कर्मचारी हम उनको बोलेंगे, टॉयलेट सफाई कामगार, जिनका अभी हमने रिसेंटली सर्वे किया है, उनके ऊपर अभी हम अभ्यास भी करने वाले, स्टडी करने वाले हैं, और उनका एक अभी संगठन करने का भी हमने तय किया है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। तो अभी देखते हैं, क्योंकि इनके लिए ना, हमारे लिए तो बहुत कुछ है लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो टॉयलेट सफ़ा कैसे करने वो उनको पता नहीं है। अगर सफ़ा करना है तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट, क्या साहित्य होना चाहिए, वो उनके पास है नहीं। बीएमसी ने कभी उनको दिया नहीं साफ़ करने के लिए, और इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर जान चली जाती है तो क्या, बस चली गई, सब भूल जाते हैं एक बार चली गई तो उसके लिए क्या। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जो मतलब माइनर स्कैवेंजर्स भी हम उसको बोल सकते हैं, कि जो नीचे उतर के साफ़ करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए बट ये होता है। तो ये जो सब रियलिटी है ना, तो अभी इनका एक संगठन हम लोग अभी बनाने के इसमें है, प्रोसेस में है, और जल्द ही प्रोसेस अभी शुरू हो रही है। अभी देखते हैं क्या होता है। एक नई जंग हम राइट टू पे कैंपेन के तहत शुरू करने वाले हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग, यस, मैनुअल स्कैवेंजर्स भी है, अपने ये सफाई कर्मचारी भी है, सफाई कामगार, टॉयलेट सफाई कामगार, नहीं, मैनुअल सभी लोग इसमें शामिल है। मैनुअल स्कैवेंजिंग तो बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज वो मेरे ख्याल से रोज़ कोई ना कोई मरता होगा पूरे देश में, क्योंकि वो पूरे फ्यूम्स जो होते हैं वो अंदर घुसते हैं और वो लेते हैं काफ़ी टाइम, दे गो अंदर ही, वो बेहोश होके बाद अंदर मर जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, यू नो, सो कॉमन है, इसलिए तो कोई देखता नहीं। सही बात है। और फिर वो लोअर क्लास प्रॉब्लम भी तो है, वो भी एक, इसकी जड़ तक भी अभी हम लोग जा रहे हैं, इसका थोड़ा अभी स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या निकल के आता है। बट सफाई सिर्फ टॉयलेट की नहीं होती है, रोड की भी, अपने रोड की भी सफाई होती है, अपने आसपास के एरिया की सफाई होती है। सफाई तो हर एक जगह होती है, मॉल्स की होती है, डीमार्ट्स की होती है, शॉप्स की होती है। तो हर एक सफाई कामगार का अलग प्रश्न है। और यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं शौचालय साफ करने वाले व्यक्ति, जिसे हम केयर टेकर, बीएमसी की भाषा में उसको केयर टेकर बोलते हैं। एक सफाई करने वाला व्यक्ति, केयर टेकर, जिसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वो वैल्यू, वो डिग्निटी, वो सम्मान उनको उस बस्ती में, उनको उस माहौल में कैसे मिले, ये अभी हम लोग सीबीओ के साथ काम करें, लोगों के साथ काम करके अभी हम लोग वो उस प्रक्रिया में उसको देख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक कवर किया है जो भी। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करना है, आई एम श्योर कि काफ़ी लोग होंगे जो सुनेंगे ये और चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ें या आपके साथ कांटेक्ट में आएँ, तो मैं आपका जो भी नंबर है, एड्रेस है, जो भी है, वो मैं नीचे ये टिकर करके या एक स्लेट डाल देंगे हम। तो ये मेरे कहने के बाद ये स्लेट यहाँ आएगी। ओके, ये आ रही है। सो किरण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने मेरे ख्याल से, आई होप हमारी तरफ से हम जो भी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते थे हमने, आई होप दिस प्रोग्राम, ये जो भी है, ये पॉडकास्ट लोग देखें और समझें कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि ये आपको लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है भी, लेकिन ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और ये कितना इजीली सॉल्वेबल है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े कंपनीज अगर मन पे ले लें, तो ये कितना इजीली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है।
और ये जो पूरा प्रोसेस अगर ये लोग हैंडल कर सकते हैं, फ्रॉम बिल्डिंग टू मेंटेनिंग टू रिपेयरिंग एंड टू Yes. कीपिंग इट टू ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल चीज़ें हैं, टू हुक्स ऑन कि मेरा एक बैग लटकाने के लिए हुक या मेरी पैंट लटकाने के लिए हुक, टू मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आई होप लोग समझे। आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट में लोग थोड़ा समझ गए होंगे। Yes, yes. एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड एज आई सेड बिफोर, मोर पावर टू यू। और आप थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for inviting us. Such a beautiful माहौल was there actually. बहुत अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके। अगर आपको और जानकारी चाहिए राइट टू पे कैंपेन से, अगर आपको जुड़ना है तो आप वेबसाइट पे जाके यूट्यूब पे भी हमें देख सकते हो। राइट टू पे कैंपेन के बहुत सारे वीडियोस है। को अगर किसी को भी जुड़ना है इस कैंपेन के साथ तो आप प्लीज़ जुड़िए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंस अगेन थैंक यू।